आगरा के शाही दरबार में आज कुछ खास गहमा गहमी थी। शहंशाह अकबर अपने नवरत्नों और अन्य महत्वपूर्ण दरबारियों के साथ विराजमान थे। बीरबल अपनी चिरपरिचित मुस्कान और शांत स्वभाव के साथ शहंशाह के समीप ही बैठे थे। परंतु दरबार के एक कोने में कुछ दरबारी, जो बीरबल की बुद्धिमत्ता और शहंशाह से उनकी निकटता से जलते थे, आज एक नई योजना बनाकर आए थे। उनके मुखिया थे मंत्री वजीरचंद, जो स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझते थे और हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का अवसर तलाशते रहते थे। वजीरचंद और उनके साथियों ने मिलकर ये तय किया था कि आज वे भरे दरबार में बीरबल को मूर्ख साबित करके रहेंगे। उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न और परिस्थितियां तैयार की थी जिनका उत्तर देना या जिनसे निकलना उनके विचार में किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए, यहां तक कि बीरबल के लिए भी असंभव था। दरबार की कार्यवाही शुरू होते ही वजीरचंद अपनी जगह से उठे, अदब से तस्लीम बजाई और बोले, गुस्ताखी माफ, जहांपना, आज हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रिय बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध है। परंतु क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि परिस्थितियां ऐसी हो कि स्वयं बीरबल भी निरुत्तर हो जाए, या कोई ऐसा कार्य कर बैठें जिसे मूर्खतापूर्ण कहा जा सके? शहंशाह अकबर ने वजीरचंद की ओर देखा। उनकी अनुभवी आंखों ने वजीरचंद के चेहरे पर छुपी कुटिलता और चुनौती के भाव को भांप लिया था। वे जानते थे कि ये बीरबल को फंसाने की एक और कोशिश है। फिर भी उन्हें ऐसे बौद्धिक व्यायाम पसंद थे और बीरबल की क्षमताओं पर उन्हें पूरा भरोसा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मंत्री जी, आपकी जिज्ञासा अवश्य शांत की जानी चाहिए। बीरबल, क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? बीरबल, जो शांत भाव से ये सब देख सुन रहे थे, अपनी जगह से उठे, शहंशाह को झुककर प्रणाम किया और फिर वजीरचंद की ओर मुड़कर बोले, मंत्री जी, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। मैं कोई सर्वज्ञानी नहीं हूं। भूल मनुष्य से ही होती है। यदि आज मेरी कोई मूर्खता उजागर होती है तो मुझे उससे सीखने में प्रसन्नता होगी। उनकी आवाज में विनम्रता थी, पर आंखों में आत्मविश्वास की चमक। वजीरचंद मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें लगा कि उनका पहला दाव सफल रहा। उन्होंने अपनी भारी आवाज में पहली चुनौती पेश की, बीरबल, मेरा पहला प्रश्न यह है, क्या तुम बिना किसी औजार या सहायता के केवल अपने हाथों से इस दरबार के फर्श पर एक ऐसी सीधी रेखा खींच सकते हो जिसे कोई छोटा या बड़ा न कर सके और नहीं मिटा सके? यह प्रश्न सुनकर दरबार में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये कैसा प्रश्न था? बिना किसी औजार के सीधी रेखा खींचना ही मुश्किल था, और फिर ऐसी रेखा जिसे कोई बदल न सके, ये तो असंभव लग रहा था। कुछ दरबारियों के चेहरों पर दबी हुई हंसी तैर गई, जो बीरबल की संभावित हार की कल्पना कर रहे थे। वजीरचंद और उनके साथी विजय भाव से बीरबल को घूर रहे थे। शहंशाह अकबर भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। ये प्रश्न वाकई कठिन था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान खेल रही थी। बीरबल ने कुछ क्षण मौन रहकर सोचा, फिर बोले, जहांपनाह और मंत्री जी, ये कार्य तो अत्यंत सरल है। वे अपनी जगह से उठे और दरबार के बीचों बीच पहुंच गए। उन्होंने झुककर अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली से फर्श पर एक छोटी सी, लगभग अदृश्य सी पानी की लकीर खींच दी। पानी की वो पतली रेखा कुछ ही क्षणों में सूखकर गायब हो गई। फिर वे सीधे खड़े हुए और वजीरचंद की ओर देखकर बोले, मंत्री जी, मैंने एक सीधी रेखा खींच दी है। अब आप या कोई और इसे छोटा या बड़ा करके दिखाएं, या इसे मिटाकर दिखाएं। जो रेखा है ही नहीं, उसे कोई कैसे बदल सकता है या मिटा सकता है? ये सुनकर वजीरचंद का मुंह खुला का खुला रह गया। उनका चेहरा देखने लायक था। बीरबल ने न केवल रेखा खींची या खींचने का भ्रम पैदा किया, बल्कि उसे ऐसा बना दिया कि उसे छूना या बदलना असंभव था।
अन्य दरबारी भी बीरबल की इस चतुराई पर दंग रह गए। शहंशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने जोर से ठहाका लगाया और कहा, वाह बीरबल, वाह, क्या खूब जवाब दिया है। वजीर चंद, लगता है तुम्हारी पहली कोशिश नाकाम रही। वजीर चंद का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, पर वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने स्वयं को संभालते हुए कहा, ठीक है बीरबल, मान लिया कि इस प्रश्न में तुम अपनी वाक्पटुता से बच गए, पर मेरे पास अभी और भी चुनौतियां हैं। मेरी दूसरी चुनौती सुनो। क्या तुम इसी दरबार में खड़े खड़े बिना हिले डुले ये बता सकते हो कि शहंशाह अकबर के मन में इस समय क्या चल रहा है? ये प्रश्न पहले से भी अधिक जटिल और असंभव था। किसी के मन की बात जानना, वो भी शहंशाह अकबर जैसे गंभीर और अनुभवी शासक के मन की, ये तो किसी ज्योतिषी या अंतर्यामी के लिए भी कठिन होता। दरबार में फिर से गहरी चुप्पी छा गई। कई दरबारी सोचने लगे कि इस बार तो बीरबल अवश्य निरुत्तर हो जाएंगे। वजीर चंद को पूरा विश्वास था कि बीरबल की सारी बुद्धिमानी धरी की धरी रह जाएगी। शहंशाह अकबर भी गंभीरता से बीरबल की ओर देखने लगे। ये प्रश्न उनकी निजता से जुड़ा था और इसका उत्तर देना आसान नहीं था। बीरबल कुछ क्षणों के लिए आंखें मूंद कर खड़े रहे, जैसे गहरे ध्यान में हो। फिर उन्होंने आंखें खोली और उनकी दृष्टि शहंशाह अकबर पर टिकी। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, जहांपनाह, किसी के मन की बात जानना तो ईश्वर का काम है। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, परंतु यदि आप आज्ञा दें तो मैं एक अनुमान लगाने का प्रयास कर सकता हूं। शहंशाह ने कहा, ठीक है बीरबल, प्रयास करो। बीरबल ने कुछ कदम शहंशाह के सिंहासन के निकट जाकर अपनी आवाज थोड़ी धीमी करते हुए कहा, आलम पनाह, जहां तक मेरा अनुमान है, इस समय आपके मन में यह चल रहा है कि आपकी सल्तनत हमेशा खुशहाल रहे, आपकी प्रजा सुखी रहे और बीरबल जैसा बुद्धिमान सलाहकार हमेशा आपके साथ रहे, ताकि वो वजीर चंद जैसे लोगों की ओछी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सके। बीरबल के ये शब्द सुनकर शहंशाह अकबर आश्चर्यचकित रह गए और फिर उनकी हंसी छूट पड़ी। उन्होंने जोर से ठहाका लगाया। बीरबल ने बड़ी चतुराई से न केवल एक सकारात्मक बात कही थी, बल्कि वजीर चंद पर एक सटल कटाक्ष भी कर दिया था। शहंशाह के मन में वास्तव में क्या चल रहा था, ये तो कोई नहीं जान सकता था, पर बीरबल का उत्तर इतना मनभावन और कूटनीतिक था कि उसे गलत कहना भी मुश्किल था। शहंशाह ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुम्हारे अनुमान में सच्चाई हो या न हो, पर तुमने जो कहा वो हर शासक की कामना होती है। वजीर चंद का मुंह लटक गया था। उनके दो तीर निशाने पर नहीं लगे थे। अब उनके पास केवल एक आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती बची थी। उन्हें विश्वास था कि इस बार बीरबल अवश्य मूर्ख साबित होंगे। उन्होंने अपनी सारी बची हुई हिम्मत बटोरकर कुछ खीज और कुछ हताशा के साथ अपनी तीसरी और अंतिम चुनौती पेश की। ठीक है बीरबल, तुम्हारी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, पर क्या तुम कोई ऐसा कार्य करके दिखा सकते हो जिसे देखकर सभी कहें कि हां, बीरबल ने आज मूर्खता की है? तुम्हें स्वयं कोई मूर्खतापूर्ण कार्य करना होगा, और वह भी इसी दरबार में, सबके सामने। ये चुनौती सुनकर सभी चौंक गए। किसी को अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति को जानबूझकर मूर्खतापूर्ण कार्य करने के लिए कहना, ये तो बड़ा ही अजीब था। यदि बीरबल कोई मूर्खतापूर्ण कार्य करते तो वजीर चंद की बात सिद्ध हो जाती, और यदि वे ऐसा करने से इनकार करते तो वजीर चंद कह सकता था कि बीरबल चुनौती से डर गए। बीरबल ने एक क्षण के लिए सोचा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, मंत्री जी, आपकी ये चुनौती स्वीकार है। मैं अभी एक ऐसा कार्य करूंगा जिसे देखकर आप स्वयं कहेंगे कि मैंने मूर्खता की है। ये कहकर बीरबल दरबार के एक कोने में गए जहां झाड़ू और सफाई का कुछ सामान रखा था। उन्होंने वहां से एक पुरानी टूटी हुई झाड़ू उठाई। फिर वे दरबार के बीचों बीच आए और उस टूटी हुई झाड़ू से फर्श पर बेतरतीब ढंग से झाड़ू लगाने लगे।
कभी इधर कभी उधर, बिना किसी सलीके के धूल उड़ने लगी और दरबारियों को छींके आने लगी। बीरबल का चेहरा गंभीर था, जैसे वे कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हों। कुछ देर तक ये ऊटपटांग हरकत करने के बाद वे रुके, झाड़ू को एक ओर फेंका और अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए वजीर चंद के सामने आकर खड़े हो गए। क्यों मंत्री जी? बीरबल ने पूछा। क्या ये कार्य पर्याप्त मूर्खतापूर्ण नहीं था? एक शाही सलाहकार शहंशाह के दरबार में टूटी हुई झाड़ू से इस तरह बेढंगे तरीके से सफाई करे, इसे आप मूर्खता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? वजीर चंद और उनके साथी अवाक रह गए। बीरबल ने जो किया था वो निःसंदेह एक मूर्खतापूर्ण और अशोभनीय कार्य था, विशेषकर उनके पद और स्थान को देखते हुए। वजीर चंद को लगा कि आखिर उनकी जीत हो ही गई। उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल, ये सरासर मूर्खता है। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम भी मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकते हो। शहंशाह, देखिए, बीरबल ने स्वयं अपनी मूर्खता स्वीकार कर ली। शहंशाह अकबर भी कुछ हैरान थे, पर वे बीरबल को जानते थे। उन्हें लगा कि इसके पीछे भी कोई बात अवश्य होगी। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, मंत्री जी, यदि मेरे इस कार्य को आप मूर्खतापूर्ण मानते हैं तो फिर आप और आपके साथी, जो पिछले कई दिनों से और विशेषकर आज मुझे मूर्ख साबित करने के लिए इतनी उटपटांग योजनाएं बना रहे हैं, इतने निरर्थक प्रश्न पूछ रहे हैं और अपना तथा पूरे दरबार का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, उस कार्य को आप क्या कहेंगे? क्या वो इससे भी बड़ी मूर्खता नहीं है? बीरबल के ये शब्द जैसे तीर की तरह वजीर चंद और उनके साथियों के सीने में जा लगे। उनका चेहरा देखने लायक था। बीरबल ने अपनी मूर्खता के द्वारा उनकी तथाकथित बुद्धिमानी को ही मूर्खतापूर्ण साबित कर दिया था। उन्होंने वजीर चंद को उसी के जाल में फंसा दिया था। यदि वजीर चंद बीरबल के झाड़ू लगाने को मूर्खता कहते तो उन्हें यह भी स्वीकार करना पड़ता कि बीरबल को मूर्ख साबित करने की उनकी कोशिश उससे भी बड़ी मूर्खता थी। पूरा दरबार बीरबल की इस अद्भुत हाजिर जवाबी और चतुराई पर वाह कर उठा। शहंशाह अकबर अपने आसन से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर गर्व और प्रसन्नता की अद्भुत छटा थी। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, बीरबल, आज तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई सानी नहीं। तुमने न केवल इन मूर्खतापूर्ण चुनौतियों का सामना किया, बल्कि चुनौती देने वालों को ही आईना दिखा दिया। फिर वे वजीर चंद और अन्य ईर्ष्यालु दरबारियों की ओर मुड़े। उनकी आवाज में थोड़ी सख्ती थी। और आप सब भी ये समझ लें कि दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश में व्यक्ति स्वयं ही हास्यास्पद बन जाता है। बीरबल की बुद्धिमानी को चुनौती देना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। वजीर चंद और उनके साथी शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बीरबल ने अपनी विनम्रता और असाधारण बुद्धिमानी से एक बार फिर सभी का दिल जीत लिया था और यह साबित कर दिया था कि उन्हें मूर्ख साबित करने की हर कोशिश नाकाम ही रहेगी। उस दिन के बाद दरबारियों ने बीरबल को मूर्ख साबित करने का विचार अपने मन से हमेशा के लिए निकाल दिया और अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता के किस्सों में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया, जो ये सिखाता है कि सच्ची बुद्धिमानी अहंकार में नहीं, बल्कि विवेक, विनम्रता और दूसरों की मूर्खता को भी अपनी जीत में बदलने की कला में निहित होती है। कहानी 2। आगरा के किले में आज सुबह से ही एक विशेष प्रकार की उत्तेजना का माहौल था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य दीवान खास में विराजमान थे और उनके चेहरे पर एक गंभीर किंतु किंचित कौतूहलपूर्ण भाव था। उनके नवरत्न और अन्य प्रमुख दरबारी अपनी अपनी जगहों पर आसीन थे। बीरबल, जो अपनी हाजिर जवाबी और असाधारण बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात थे, आज कुछ अधिक ही शांत और विचारमग्न लग रहे थे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से दरबार में एक कानाफूसी चल रही थी, जिसे कुछ ईर्ष्यालु दरबारियों ने हवा दी थी। इन दरबारियों का मानना था कि बीरबल की बुद्धिमानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है
और वास्तव में वे इतने भी असाधारण नहीं हैं, बस शहंशाह की कृपा उन पर अधिक है। इन दरबारियों के मुखिया थे मंत्री फतेहचंद, जो स्वयं को बीरबल का प्रतिद्वंद्वी समझते थे और हमेशा उन्हें नीचा दिखाने का अवसर तलाशते रहते थे। फतेहचंद ने शहंशाह अकबर के कानों तक ये बात पहुंचाई थी कि क्यों न एक बार बीरबल की बुद्धिमानी की निष्पक्ष परीक्षा ली जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। शहंशाह अकबर, जो बीरबल की क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास रखते थे, फिर भी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि बीरबल हर परीक्षा में खरे उतरेंगे और इससे दरबारियों का भ्रम भी दूर हो जाएगा। आज वही दिन था। शहंशाह अकबर ने घोषणा की, आज हम अपने प्रिय सलाहकार बीरबल की बुद्धिमानी की एक छोटी सी परीक्षा लेंगे। मंत्री फतेहचंद और उनके कुछ साथियों ने कुछ प्रश्न और परिस्थितियां तैयार की हैं, जिनका सामना बीरबल को करना होगा। हम सभी देखेंगे कि बीरबल इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को अदब से तस्लीम किया और बोले, जहांपनाह, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं तो एक साधारण सेवक हूं और अपनी अल्प बुद्धि से आपकी और सल्तनत की सेवा करने का प्रयास करता हूं। यदि आज मेरी कोई कमी उजागर होती है तो मुझे उससे सीखने में कोई संकोच नहीं होगा। उनकी आवाज में विनम्रता थी, पर आंखों में आत्मविश्वास की वही चिरपरिचित चमक थी। मंत्री फतेहचंद अपने साथियों के साथ आगे आए। उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि आज वे बीरबल को निरुत्तर करके रहेंगे। फतेहचंद ने अपनी भारी आवाज में पहली चुनौती पेश की। बीरबल, हमारा पहला प्रश्न यह है, इस दरबार में उपस्थित सभी लोगों में आप सहित कुल मिलाकर कितने बाल हैं? आपको सटीक संख्या बतानी होगी, और वो भी बिना किसी की गिनती किए या किसी से पूछे। ये प्रश्न सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कैसा बेहुदा और असंभव प्रश्न था। दरबार में सैकड़ों लोग उपस्थित थे और हर किसी के सिर पर अनगिनत बाल थे। उनकी सटीक संख्या बताना, वो भी बिना गिने, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ दरबारी दबी जबान में हंसने लगे, बीरबल की आसन्न हार की कल्पना करते हुए। फतेहचंद और उनके साथी विजय भाव से बीरबल को घूर रहे थे। शहंशाह अकबर भी कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गए। ये प्रश्न वाकई बीरबल की बुद्धिमानी की कड़ी परीक्षा थी। बीरबल कुछ क्षण मौन रहे। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी विचारमग्न मुस्कान थी। फिर उन्होंने शहंशाह की ओर देखकर कहा, आलमपनाह, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास है, परंतु इसे साबित करने के लिए मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी होगी और कुछ समय चाहिए होगा। कितना समय, बीरबल? शहंशाह ने पूछा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कल सुबह तक का समय पर्याप्त होगा और मुझे शाही नाई और एक बोरी की आवश्यकता होगी। सभी हैरान थे। बालों की गिनती का शाही नाई और बोरी से क्या लेना देना? फिर भी शहंशाह ने बीरबल को अनुमति दे दी। अगली सुबह दरबार नियत समय पर लगा। सभी दरबारी उत्सुकता से बीरबल की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। उनके साथ शाही नाई था और नाई के हाथ में एक बड़ी सी बोरी थी, जो ऊपर से बंधी हुई थी और काफी भारी लग रही थी। फतेहचंद ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, क्यों बीरबल, क्या गिन लिए तुमने सबके बाल, या फिर इस बोरी में कोई जादू भरकर लाए हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, मंत्री जी, धैर्य रखिए, आपके प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। फिर वे शहंशाह की ओर मुड़े और कहा, आलमपनाह, मैंने कल रात बहुत विचार किया और दरबार में उपस्थित सभी लोगों के बालों की सटीक संख्या का पता लगा लिया है। तो बताओ बीरबल, कितनी है वो संख्या? शहंशाह ने पूछा। बीरबल ने उस भारी बोरी की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, इस बोरी में ठीक उतने ही बाल हैं जितने इस समय दरबार में उपस्थित सभी लोगों के सिरों पर कुल मिलाकर हैं। यदि किसी को संदेह हो तो वो स्वयं पहले इस बोरी के बालों को गिन ले
और फिर दरबार में उपस्थित सभी लोगों के सिर के बालों को गिनकर मिलान कर ले। यदि एक भी बाल कम या ज्यादा निकले तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। ये सुनकर फतेहचंद और उनके साथी अवाक रह गए। उनका चेहरा देखने लायक था। बीरबल ने उन्हें एक ऐसी स्थिति में डाल दिया था जहां उनकी हार निश्चित थी। बोरी में लाखों करोड़ों बाल रहे होंगे, उन्हें गिनना ही असंभव था। और फिर दरबार के सभी लोगों के सिर के बाल गिनना तो और भी बड़ी मूर्खता होती। बीरबल की बात को गलत साबित करने का कोई तरीका नहीं था जब तक कि ये असंभव कार्य न किया जाए। शहंशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने जोर से ठहाका लगाया और कहा, वाह बीरबल, वाह, क्या अद्भुत युक्ति निकाली है तुमने। फतेहचंद, लगता है तुम्हें बीरबल की बात माननी ही पड़ेगी जब तक तुम इन सारे बालों को गिन नहीं लेते। फतेहचंद का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, पर वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने स्वयं को संभालते हुए कहा, ठीक है बीरबल, मान लिया कि इस प्रश्न में तुमने अपनी वाक्पटुता का परिचय दिया, पर मेरे पास अभी और भी कठिन चुनौतियां हैं। मेरी दूसरी चुनौती सुनो। तुम्हें इसी दरबार में बिना किसी की सहायता लिए यह सिद्ध करना होगा कि तुम मुझसे यानी मंत्री फतेहचंद से अधिक बुद्धिमान हो। यह कोई किताबी बात नहीं होगी, तुम्हें इसे प्रत्यक्ष रूप से करके दिखाना होगा। यह चुनौती और भी व्यक्तिगत और अहंकारपूर्ण थी। किसी को स्वयं से अधिक बुद्धिमान सिद्ध करने के लिए कहना, वो भी सार्वजनिक रूप से, यह फतेहचंद की कुटिलता का प्रमाण था। यदि बीरबल सीधे सीधे कहते कि वे अधिक बुद्धिमान हैं, तो ये अहंकार माना जाता, और यदि वे इसे सिद्ध नहीं कर पाते तो फतेहचंद की बात सही हो जाती। बीरबल ने शांति से फतेहचंद की बात सुनी। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, मंत्री जी, बुद्धिमानी का कोई पैमाना नहीं होता और मैं स्वयं को आपसे अधिक बुद्धिमान नहीं मानता। हम सभी अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार सल्तनत की सेवा करते हैं, परंतु यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करूं, तो मैं तैयार हूं। फिर बीरबल ने शहंशाह अकबर से अनुमति लेकर कहा, आलमपना, मैं मंत्री फतेहचंद जी से एक छोटा सा कार्य करने का अनुरोध करना चाहता हूं। क्या आप मुझे इसकी आज्ञा देंगे? शहंशाह ने कहा, अवश्य बीरबल। बीरबल ने फतेहचंद की ओर मुड़कर कहा, मंत्री जी, क्या आप कृपया अपनी पगड़ी उतारकर कुछ क्षणों के लिए मुझे दे सकते हैं? फतेहचंद कुछ हैरान हुए, पर उन्हें लगा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने अपनी कीमती और भव्य पगड़ी उतारकर बीरबल को दे दी। बीरबल ने पगड़ी हाथ में ली, उसे कुछ देर तक ध्यान से देखा और फिर उसे अपने सिर पर पहनने की कोशिश करने लगे, परंतु उन्होंने पगड़ी को उल्टा पहना, बेढंगे तरीके से, जिससे वह उनके सिर पर ठीक से बैठ ही नहीं रही थी और वे हास्यास्पद लग रहे थे। दरबार में कुछ लोग दबी हंसी हंसने लगे। कुछ देर तक ये नाटक करने के बाद बीरबल ने पगड़ी उतार दी और फतेहचंद को वापस करते हुए बड़ी विनम्रता से कहा, क्षमा कीजिएगा मंत्री जी, ये पगड़ी मेरे सिर पर ठीक से नहीं आ रही, शायद ये मेरे लिए नहीं बनी है। फिर वे शहंशाह की ओर मुड़े और बोले, जहांपनाह, आपने देखा, मंत्री जी की पगड़ी मेरे सिर पर ठीक से नहीं आई। इसका अर्थ यह है कि उनका सिर मेरे सिर से बड़ा है, और जैसा कि कहा जाता है, बड़े सिर में बड़ी बुद्धि होती है। इस प्रकार यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि मंत्री फतेहचंद जी मुझसे अधिक बुद्धिमान है, क्योंकि उनका सिर मुझसे बड़ा है। बीरबल की ये बात सुनकर फतेहचंद भौचक्के रह गए। बीरबल ने बड़ी चतुराई से फतेहचंद की प्रशंसा करते हुए और स्वयं को कमतर दिखाते हुए वास्तव में फतेहचंद की ही मूर्खता को उजागर कर दिया था। बड़े सिर में बड़ी बुद्धि वाली कहावत का इस तरह उपयोग करके बीरबल ने फतेहचंद को निरुत्तर कर दिया था। यदि फतेहचंद इस बात को स्वीकार करते तो वे बीरबल की तर्क को सही मान लेते, जो स्वयं में हास्यास्पद था, और यदि वे इसे नकारते तो वे अपनी ही चुनौती को विफल कर देते। शहंशाह अकबर एक बार फिर बीरबल की इस अद्भुत हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता पर मोहित हो गए। उन्होंने जोर से ठहाका लगाया,
दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की प्रशंसा कर रहे थे। फतेहचंद का मुंह लटक गया था। उनके 2 तीर निशाने पर नहीं लगे थे। अब उनके पास केवल एक आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती बची थी, जिसे वे अपना ब्रह्मास्त्र समझ रहे थे। उन्होंने अपनी सारी बची हुई हिम्मत बटोरकर, कुछ खीज और कुछ हताशा के साथ अपनी तीसरी और अंतिम चुनौती पेश की। ठीक है बीरबल, तुम्हारी वाक्पटुता का कोई जवाब नहीं, पर मेरी अंतिम चुनौती का सामना करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। तुम्हें इसी दरबार में हम सबके सामने एक ऐसी कहानी सुनानी है जो पूरी तरह से काल्पनिक हो, सरासर झूठ हो, लेकिन उसे सुनते समय शहंशाह अकबर इतने मग्न हो जाए कि वे बीच में ही कह उठें, बस करो बीरबल, ये तो सरासर झूठ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यदि शहंशाह ऐसा नहीं कहते तो तुम हार जाओगे, और यदि वे ऐसा कहते हैं तो तुम जीत जाओगे, क्योंकि तुमने एक ऐसा झूठ बोला जिसे शहंशाह ने स्वयं झूठ माना। ये चुनौती अत्यंत धूर्ततापूर्ण थी। ये बीरबल की कहानी कहने की कला, उनकी कल्पनाशीलता और शहंशाह की प्रतिक्रिया पर निर्भर थी। यदि कहानी बहुत अधिक अविश्वसनीय होती तो शहंशाह शायद शुरू में ही उसे नकार देते, और यदि कहानी विश्वसनीय लगती तो शहंशाह उसे झूठ क्यों कहते। बीरबल ने एक क्षण के लिए सोचा। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उन्हें कोई शरारत सूझी हो। उन्होंने शहंशाह की ओर देखकर कहा, आलम पनाह, मंत्री जी की ये चुनौती स्वीकार है। मैं एक कहानी सुनाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि वो इतनी झूठी हो कि आप उसे सहन न कर सकें। दरबार में सभी उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने अपनी मखमली आवाज में कहानी सुनानी शुरू की। जहां पनाह, बहुत समय पहले की बात है, जब मैं बहुत छोटा था, लगभग 5 या 6 साल का रहा हूंगा। मेरे पिताजी, जो आपके दादा हुमायूं बादशाह के दरबार में एक छोटे से ओहदे पर थे, अक्सर मुझे शाही अस्तबल में ले जाया करते थे। वहां मुझे घोड़ों से बड़ा लगाव हो गया था। एक दिन मैंने देखा कि शाही अस्तबल का सबसे शानदार और तेज तर्रार घोड़ा, जिसका नाम बादल था, बड़ा उदास खड़ा है। मैंने उससे पूछा, बादल, तुम इतने उदास क्यों हो? तो बादल ने इंसानी आवाज में जवाब दिया, बीरबल, मैं उड़ना चाहता हूं, आसमान की सैर करना चाहता हूं, पर मेरे पंख नहीं हैं। यहां तक कहानी सुनकर दरबारी मुस्कुरा रहे थे। घोड़े का बोलना थोड़ा अजीब था, पर बच्चों की कहानियों में ऐसा होता है। बीरबल ने आगे कहा, मैंने बादल को दिलासा दिया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने घर जाकर अपनी मां से ढेर सारे मोरपंख मांगे। मां ने आश्चर्य से पूछा, इतने सारे मोरपंखों का क्या करोगे? मैंने कहा, मैं बादल के लिए पंख बनाऊंगा। मां मुस्कुराई और मुझे पंख दे दिए। मैंने उन पंखों को गोंद और धागे से जोड़कर 2 बड़े बड़े पंख तैयार किए और रात के अंधेरे में चुपके से अस्तबल में जाकर बादल की पीठ पर उन्हें मजबूती से बांध दिया। अब दरबारियों के चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास के भाव आने लगे थे। शहंशाह अकबर भी कहानी में डूबते जा रहे थे। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। बीरबल ने अपनी कहानी जारी रखी। अगली सुबह, जब सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी थी, मैं बादल के पास पहुंचा। मैंने उसे कहा, बादल, अब तुम उड़ सकते हो। बादल ने खुशी से हिनहिनाया और जोर से अपने नए पंख फड़फड़ाए। और क्या आश्चर्य, जहांपनाह, बादल सचमुच जमीन से ऊपर उठने लगा। पहले धीरे धीरे, फिर और तेजी से। मैं खुशी से उछल पड़ा। बादल अस्तबल की छत को पार करता हुआ, किले की दीवारों को लांघता हुआ, आसमान में ऊंचा और ऊंचा उड़ने लगा। मैं नीचे खड़ा उसे देखता रहा। वो बादलों के बीच ऐसे उड़ रहा था जैसे कोई गरुड़ पक्षी हो। फतेहचंद और उसके साथी अब बेचैन होने लगे थे। कहानी अविश्वसनीय होती जा रही थी, पर शहंशाह अभी भी शांत थे, कहानी में खोए हुए। बीरबल ने अपनी आवाज में और रोमांच भरते हुए कहा, बादल उड़ते उड़ते इतना ऊंचा चला गया
कि वो सूरज के पास पहुंच गया। सूरज की गर्मी से उसके मोरपंख जलने लगे, एक एक करके पंख झड़ने लगे। बादल घबरा गया, वो नीचे गिरने लगा। मैं नीचे से चिल्ला रहा था, बादल हिम्मत मत हारो। पर वो तेजी से नीचे आ रहा था। और फिर जहां अपना एक चमत्कार हुआ। जैसे ही बादल हमारे आगरा शहर के ऊपर पहुंचा, आपके पूर्वज महान तैमूर लंग, जो उस समय स्वर्ग से ये सब देख रहे थे, उन्होंने आसमान से अपना एक विशाल हाथ नीचे बढ़ाया और गिरते हुए बादल को हवा में ही पकड़ लिया। उन्होंने बादल को प्यार से सहलाया, उसके जले हुए पंखों को ठीक किया और उसे धीरे से वापस शाही अस्तबल में उतार दिया। जब मैंने ये देखा तो मैं खुशी से रो पड़ा। जैसे ही बीरबल ने तैमूर लंग का नाम लेकर ये अविश्वसनीय घटना सुनाई, शहंशाह अकबर, जो अपने पूर्वजों का बहुत सम्मान करते थे और किसी भी प्रकार की अतार्किक बात को सहन नहीं कर पाते थे, अपने आसन से लगभग उछल पड़े। उनके चेहरे पर अविश्वास और हल्की सी नाराजगी का भाव था। वे ऊंची आवाज में बोल उठे, बस करो बीरबल, ये क्या बेहुदा कहानी सुना रहे हो? ये तो सरासर झूठ है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। घोड़े कैसे उड़ सकते हैं? और हमारे पूर्वज तैमूर लंग स्वर्ग से हाथ बढ़ाकर घोड़े को कैसे पकड़ सकते हैं? ये तो हद दर्जे की मूर्खता है। जैसे ही शहंशाह ने ये कहा, बीरबल मुस्कुराए। उनकी आंखों में विजय की चमक थी। दरबार में उपस्थित सभी लोग समझ गए कि क्या हुआ है। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा, क्षमा करें जहांपनाह, यदि मेरी कहानी ने आपको कष्ट पहुंचाया। परंतु मंत्री फतेहचंद जी की चुनौती यही थी कि मैं एक ऐसा झूठ बोलूं जिसे सुनकर आप स्वयं कह उठें कि ये झूठ है। और आपने अभी अभी वही किया। शहंशाह अकबर को अपनी बात का एहसास हुआ। वे बीरबल की चतुराई पर दंग रह गए। वे मुस्कुराए और फिर उनकी हंसी पूरे दरबार में गूंज उठी। उन्होंने कहा, बीरबल, बीरबल, तुम सचमुच अद्वितीय हो। आज तुमने न केवल अपनी बुद्धिमानी को एक बार फिर साबित किया है, बल्कि हमें अपनी कल्पना शक्ति से भी चकित कर दिया है। तुम्हारा ये झूठ सुनाने का तरीका भी अद्भुत था। फिर वे फतेहचंद और अन्य दरबारियों की ओर मुड़े। उनकी आवाज में प्रशंसा और थोड़ी चेतावनी का भाव था। और आप सब भी ये देख ले कि बीरबल की बुद्धिमानी को चुनौती देना कितना कठिन है। उनकी सोच और उनकी हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं। आज के बाद मुझे उम्मीद है कि किसी को भी उनकी क्षमताओं पर कोई संदेह नहीं रहेगा। फतेहचंद और उनके साथी शर्म से पानी पानी हो गए थे। उन्हें अपनी मूर्खता और ईर्ष्या पर गहरा पछतावा हो रहा था। बीरबल ने अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और अद्भुत कहानी कहने की कला से न केवल सभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया, बल्कि अपने विरोधियों को भी निरुत्तर कर दिया था। उस दिन के बाद दरबार में किसी ने भी बीरबल की बुद्धिमानी पर प्रश्न उठाने का साहस नहीं किया। और ये किस्सा भी अकबर बीरबल की अनगिनत कहानियों में एक और चमकदार नगीने की तरह जुड़ गया, जो ये दर्शाता है कि सच्ची बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि परिस्थितियों को समझने, चतुराई से उनका सामना करने और अपने विरोधियों को भी अपनी प्रशंसा करने पर मजबूर कर देने की कला में निहित होती है। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि वे वास्तव में शहंशाह अकबर के सबसे योग्य और बुद्धिमान सलाहकार थे। कहानी 3। एक दिन दरबार में बैठे बैठे अकबर के मन में यही ख्याल आया। उन्होंने सोचा, बीरबल हर बार अपनी चतुराई से बच निकलते हैं। आज मैं उन्हें ऐसा फंसाऊंगा कि वो सबके सामने मूर्ख साबित हो जाएं। ये सोचकर उनके होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा, जो अपनी अपनी अर्जियां और मसले लेकर आए थे। बादशाह ने जानबूझकर एक गंभीर मुद्रा बनाई और कहा, आज मेरे मन में एक विचार आया है। हम सब जानते हैं कि बीरबल अत्यंत बुद्धिमान है, लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बुद्धिमान व्यक्ति भी मूर्खतापूर्ण कार्य कर बैठे? या ये कहें कि क्या किसी बुद्धिमान को मूर्ख साबित किया जा सकता है? दरबार में बैठे कुछ चापलूस मंत्री, जो हमेशा बीरबल से जलते थे, तुरंत बोल पड़े, क्यों नहीं जहांपनाह,
इंसान आखिर इंसान है, गलती किसी से भी हो सकती है। और रही बात मूर्ख साबित करने की, तो आपकी इच्छा के आगे कौन टिक सकता है। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी थे, मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज शायद बीरबल का मान मर्दन होगा। बीरबल शांत भाव से ये सब सुन रहे थे। उन्हें बादशाह के मन की बात समझने में देर नहीं लगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, आज हम तुम्हें एक कार्य सौंपते हैं। तुम्हें कल सुबह तक हमें एक ऐसा व्यक्ति ढूंढकर लाना है जो तुमसे भी बड़ा मूर्ख हो। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो हम ये मान लेंगे कि तुम स्वयं ही इस सल्तनत के सबसे बड़े मूर्ख हो, और तुम्हें भरी सभा में यह स्वीकार करना होगा। ये सुनकर दरबारी चौंक गए। ये कैसी शर्त थी? बीरबल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति के लिए किसी और को मूर्ख साबित करना तो आसान था, लेकिन उनसे भी बड़ा मूर्ख ढूंढना, और अगर न ढूंढ पाए तो खुद को मूर्ख मानना, यह तो बीरबल की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला था। मुल्ला दोप्याजा ने आग में घी डालते हुए कहा, वाह जहांपनाह, क्या शर्त रखी है। अब देखते हैं बीरबल जी की बुद्धिमानी कैसे काम आती है। बीरबल ने सहजता से सिर झुकाया। जहांपनाह, आपका हुक्म सिर आंखों पर। मैं कल सुबह तक आपके समक्ष एक ऐसा व्यक्ति प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा जो मुझसे भी बड़ा मूर्ख हो। दरबार समाप्त होने के बाद बीरबल अपने घर की ओर चल पड़े। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्हें पता था कि बादशाह उनसे क्या करवाना चाहते हैं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें आगरा के किले पर पड़ रही थी, बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। उनके साथ कोई नहीं था। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे और सभी दरबारी उत्सुकता से बीरबल की ओर देख रहे थे। कहो बीरबल, अकबर ने अपनी उत्सुकता छिपाते हुए पूछा, क्या तुम वो व्यक्ति ढूंढ पाए जो तुमसे भी बड़ा मूर्ख हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैंने पूरी रात और आज सुबह तक बहुत खोज की, पर मुझे पूरे आगरा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मुझसे बड़ा मूर्ख हो। यह सुनकर मुल्ला दोप्याजा और उनके साथी दरबारी खुशी से उछल पड़े। देखा जहांपनाह, हमने तो पहले ही कहा था। बीरबल अपनी हार मान गए। अब इन्हें स्वीकार करना होगा कि यही सबसे बड़े मूर्ख है। अकबर के चेहरे पर भी विजयी मुस्कान आ गई। तो बीरबल, क्या तुम स्वीकार करते हो कि तुम इस सल्तनत के सबसे बड़े मूर्ख हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जहांपनाह, मैंने ये नहीं कहा कि मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं। मैंने तो ये कहा कि मुझे मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं मिला। तो इसका क्या मतलब हुआ? अकबर ने थोड़ा झुंझलाते हुए पूछा, क्या तुम हमारी बात को घुमा रहे हो? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुस्ताखी माफ जहांपनाह, पर मैं आपकी बात को घुमा नहीं रहा, बल्कि सच बयां कर रहा हूं। जब मैंने आपकी शर्त सुनी तो मैं सोचने लगा कि कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो मुझसे भी बड़ा मूर्ख हो। फिर मुझे एहसास हुआ कि सबसे बड़ा मूर्ख तो वो व्यक्ति होगा जो। बीरबल एक पल के लिए रुके। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सांस रोके उनकी बात सुनने का इंतजार कर रहे थे। सबसे बड़ा मूर्ख तो वो व्यक्ति होगा जो अपना कीमती समय, अपनी ऊर्जा और अपने पद का दुरुपयोग करके किसी और को, विशेषकर अपने एक निष्ठावान और बुद्धिमान सेवक को मूर्ख साबित करने में लगा रहे, जबकि राज्य के और भी महत्वपूर्ण कार्य उसके ध्यान की प्रतीक्षा कर रहे हों। बीरबल के ये शब्द तीर की तरह सीधे बादशाह अकबर को जाकर लगे। उनका चेहरा फक पड़ गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। वे समझ गए थे कि बीरबल ने उन्हीं पर कटाक्ष किया है, और वो भी इतने सलीके से कि कोई उंगली भी नहीं उठा सकता था। मुल्ला दोप्याजा और अन्य दरबारी जो बीरबल का उपहास उड़ाने को तैयार थे, एकदम चुप हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, जहांपनाह, आपने मुझे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढने को कहा जो मुझसे भी बड़ा मूर्ख हो, और जब मैंने इस पर विचार किया तो मुझे लगा कि जो व्यक्ति बिना किसी ठोस कारण के, केवल मनोरंजन के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी बुद्धिमान व्यक्ति को मूर्ख साबित करने की व्यर्थ कोशिश में अपना समय और शाही खजाने का अपव्यय करे,
उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। मैं तो बस आपके हुक्म का पालन कर रहा था, लेकिन जो ये हुक्म दे रहा था उसकी मूर्खता का क्या कहना। अब अकबर का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उन्हें एहसास हो गया था कि बीरबल को मूर्ख साबित करने की उनकी बचकानी जिद उन्हीं पर भारी पड़ गई है। बीरबल ने बड़ी चतुराई से उन्हीं को सबसे बड़ा मूर्ख साबित कर दिया था, और वह भी बिना उनका नाम लिए। बीरबल ने आगे कहा, इसलिए जहांपनाह, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो आपसे, मेरा मतलब है उस व्यक्ति से बड़ा मूर्ख हो जो ऐसी शर्तें रखता हो। मैं आपकी शर्त पूरी नहीं कर पाया। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जिसमें शर्मिंदगी के साथ साथ बीरबल की बुद्धिमत्ता के प्रति प्रशंसा भी थी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्वितीय हो। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई सानी नहीं। तुमने न सिर्फ हमारी शर्त का मान रखा, बल्कि हमें एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। अकबर ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, हां, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें मूर्ख साबित करने की ठान कर मूर्खता की। एक शासक का कर्तव्य महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है, न कि ऐसे व्यर्थ के खेलों में समय बर्बाद करना। उन्होंने बीरबल को एक कीमती हार भेंट किया और कहा, यह तुम्हारी बुद्धिमानी का इनाम है। आज से मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी मूर्ख साबित करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अंत में मूर्ख मैं ही साबित होऊंगा। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की जय जयकार करने लगे। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों का मुंह लटका हुआ था। इस घटना के बाद बादशाह अकबर ने कभी भी बीरबल को जानबूझकर नीचा दिखाने या मूर्ख साबित करने का प्रयास नहीं किया। वे समझ गए थे कि बीरबल की बुद्धिमत्ता सिर्फ हाजिर जवाबी तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें गहरी समझ, नैतिक साहस और सच्चाई को सही तरीके से प्रस्तुत करने की अद्भुत क्षमता भी है। और बीरबल, वे हमेशा की तरह विनम्र और शांत बने रहे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने बादशाह को उनकी गलती का एहसास भी करा दिया और उनकी गरिमा भी बनाए रखी। यही तो बीरबल की खासियत थी, जो उन्हें इतिहास के सबसे बुद्धिमान और चतुर सलाहकारों में से एक बनाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश में हम अक्सर खुद ही हास्यास्पद स्थिति में पड़ जाते हैं। सच्ची बुद्धिमत्ता दूसरों का सम्मान करने में है, न कि उन्हें मूर्ख साबित करने में। और बीरबल ने इस सबक को बादशाह अकबर और पूरे दरबार को बड़े ही रोचक और यादगार तरीके से सिखाया था। कहानी 5, उधार लौटाने में आनाकानी, बीरबल का तरीका। आगरा शहर में, जहां शहंशाह अकबर का न्याय और बीरबल की बुद्धिमानी की धूम थी, एक धूर्त और चालाक व्यापारी रहता था जिसका नाम था सेठ मक्खनलाल। मक्खनलाल की एक खासियत थी, वो लोगों से बड़ी मीठी मीठी बातें करके उधार तो ले लेता था, लेकिन जब लौटाने की बारी आती तो तरह तरह के बहाने बनाकर टाल मटोल करने लगता था। कई बार तो वो साफ मुकर भी जाता था कि उसने कोई उधार लिया भी है। उसकी इस आदत से शहर के कई छोटे व्यापारी और आम लोग परेशान थे, पर मक्खनलाल की पहुंच और उसकी धूर्तता के कारण कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। उन्हीं दिनों शहर में एक सीधा सादा और ईमानदार कपड़ा व्यापारी रहता था, जिसका नाम था भोलानाथ। भोलानाथ ने कुछ महीने पहले अपनी बेटी की शादी के लिए सेठ मक्खनलाल को 200 सोने की अशर्फियां उधार दी थी। मक्खनलाल ने कसम खाई थी कि वह 2 महीने के भीतर सारी रकम लौटा देगा। भोलानाथ ने उस पर विश्वास कर लिया, क्योंकि उस समय मक्खनलाल ने बड़ी दीनहीन सूरत बनाकर अपनी मजबूरी का रोना रोया था। 2 महीने बीत गए, फिर 3 और फिर 4। भोलानाथ जब भी मक्खनलाल से अपने पैसे मांगने जाता, वो कोई न कोई नया बहाना बना देता। कभी कहता कि उसका माल रास्ते में अटक गया है, कभी कहता कि उसके मुनीम ने हिसाब में गड़बड़ कर दी है, तो कभी बीमारी का बहाना बनाकर घर से निकलता ही नहीं था। भोलानाथ बेचारा चक्कर काट काट कर थक गया था, पर मक्खनलाल टस से मस नहीं हो रहा था। एक दिन भोलानाथ की पत्नी ने उसे सलाह दी
स्वामी, आप कब तक इस मक्खनलाल के पीछे भागते रहेंगे? क्यों नहीं आप शहंशाह अकबर के दरबार में जाकर बीरबल जी से फरियाद करते? सुना है वे बड़े से बड़े धूर्त को भी सीधा कर देते हैं। भोलानाथ को ये बात जंची। अगले ही दिन वो दरबार में उपस्थित हुआ और बीरबल के सामने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे मक्खनलाल ने उससे उधार लिया और अब लौटाने में आनाकानी कर रहा है। उसके पास कोई लिखित प्रमाण भी नहीं था, क्योंकि मक्खनलाल ने बड़ी चतुराई से कोई लिखा पढ़ी नहीं होने दी थी, केवल जुबानी वादा किया था। बीरबल ने भोलानाथ की सारी बातें ध्यान से सुनी। उन्हें सेठ मक्खनलाल की हरकतों के बारे में पहले भी कुछ शिकायतें मिल चुकी थी। उन्होंने भोलानाथ को आश्वस्त करते हुए कहा, भोलानाथ, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। बस जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। बीरबल ने भोलानाथ को एक योजना समझाई। अगले दिन बीरबल ने शहंशाह अकबर से अनुमति लेकर दरबार में एक घोषणा करवाई कि जो कोई भी व्यक्ति सेठ मक्खनलाल को सबसे बड़ा मूर्ख साबित कर देगा, उसे 100 अशर्फियों का इनाम दिया जाएगा। यह घोषणा पूरे आगरा शहर में आग की तरह फैल गई। सेठ मक्खनलाल तक भी ये खबर पहुंची। वो मन ही मन बहुत क्रोधित हुआ। मुझे मूर्ख साबित करने की हिम्मत किसकी हुई? मैं तो सबको मूर्ख बनाता हूं, उसने सोचा। फिर भी 100 अशर्फियों का इनाम सुनकर उसके मन में लालच भी आया। उसने सोचा कि क्यों न वो खुद ही कोई ऐसी तरकीब निकाले जिससे वो मूर्ख भी साबित ना हो और इनाम भी जीत ले। इधर बीरबल की योजना के अनुसार भोलानाथ एक नया रूप धरकर सेठ मक्खनलाल की दुकान पर पहुंचा। उसने अपने कपड़े बदल लिए थे, दाढ़ी मूंछ लगाकर अपना हुलिया बदल लिया था और अपनी आवाज भी थोड़ी भारी कर ली थी। उसने अपना नाम बताया चतुरसेन, जो दूर देश से आया एक व्यापारी था। चतुरसेन भोलानाथ ने मक्खनलाल की दुकान से ढेर सारा महंगा कपड़ा खरीदने की बात की। उसने ऐसे भावताव किए जैसे वो बहुत बड़ा और अनुभवी व्यापारी हो। मक्खनलाल उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। चतुरसेन ने लगभग 500 अशर्फियों का माल पसंद किया। जब पैसे देने की बारी आई तो चतुरसेन ने कहा, सेठ जी, मेरे पास अभी इतनी नकदी नहीं है, मैं आपको कल सुबह ये रकम पहुंचा दूंगा। आप चाहें तो मेरे 2 सेवक यहां जमानत के तौर पर छोड़ जाता हूं। मक्खनलाल पहले तो कुछ झिझका, पर फिर चतुरसेन की बातों और उसके हाव भाव से इतना प्रभावित हो चुका था कि उसे लगा कि यह सचमुच कोई बड़ा व्यापारी है और 500 अशर्फियों का माल खरीदने वाला व्यक्ति धोखा नहीं देगा। साथ ही 2 सेवकों की जमानत भी थी। उसने सोचा, ये तो सोने की चिड़िया हाथ लगी है। उसने हामी भर दी। चतुरसेन ने अपने साथ आए 2 आदमियों, जो असल में बीरबल के ही भेजे हुए थे, को मक्खनलाल की दुकान पर छोड़ दिया और कहा कि वो कल सुबह पैसे लेकर आएगा। अगले दिन सुबह मक्खनलाल बड़ी बेसब्री से चतुरसेन का इंतजार करने लगा। दोपहर हो गई पर चतुरसेन नहीं आया। मक्खनलाल को चिंता होने लगी। उसने उन दोनों सेवकों से पूछताछ की, पर वे भी अनजान बने रहे। शाम होने को आई पर चतुरसेन का कोई अतापता नहीं था। मक्खनलाल का माथा ठनका। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो गुस्से में उन दोनों सेवकों पर बरस पड़ा। कहा है तुम्हारा मालिक? लगता है वो मुझे ठग कर भाग गया। दोनों सेवकों ने बड़ी मासूमियत से कहा, सेठ जी, हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो केवल उनके नौकर हैं। उन्होंने हमें यहां रुकने को कहा था। मक्खनलाल आग बबूला हो गया। उसने उन दोनों सेवकों को पकड़ लिया और उन्हें घसीटता हुआ सीधा शहंशाह अकबर के दरबार में ले गया। उसे उम्मीद थी कि शहंशाह उसके साथ न्याय करेंगे और उन सेवकों से उसके नुकसान की भरपाई करवाएंगे। दरबार में पहुंचकर मक्खनलाल ने ऊंची आवाज में अपनी शिकायत दर्ज कराई। जहांपना, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक व्यापारी चतुरसेन नाम का मुझसे 500 अशर्फियों का माल ले गया और ये कहकर गया कि वो सुबह पैसे देगा, पर वो नहीं आया। उसने अपने इन 2 सेवकों को जमानत के तौर पर छोड़ा था।
अब आप ही मेरा इंसाफ कीजिए और इन सेवकों से मेरे नुकसान की भरपाई करवाइए। शहंशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जिनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। बीरबल ने मक्खनलाल से पूछा, सेठ मक्खनलाल, क्या तुमने उस व्यापारी चतुरसेन से कोई लिखा पढ़ी करवाई थी? कोई गवाह है इस सौदे का? मक्खनलाल ने झेंपते हुए कहा, नहीं हुजूर, उसने इतनी मीठी मीठी बातें की और खुद को इतना बड़ा व्यापारी बताया कि मैंने उस पर विश्वास कर लिया। कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई। बीरबल ने कहा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि एक अजनबी व्यापारी जिसे तुम पहले कभी नहीं मिले तुम्हारी दुकान पर आया, 500 अशर्फियों का माल उधार ले गया और तुम केवल उसकी बातों पर विश्वास करके और इन 2 अनजान सेवकों की जमानत पर मान गए? जी हां हुजूर, मक्खनलाल ने कुछ घबराते हुए कहा। बीरबल ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखकर कहा, आप सबने सुना? सेठ मक्खनलाल, जो खुद को बहुत चतुर समझते हैं, एक अजनबी पर विश्वास करके 500 अशर्फियों का माल बिना किसी लिखापढ़ी के उधार दे बैठे। क्या इससे बड़ी मूर्खता कोई हो सकती है? दरबार में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। मक्खनलाल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी चतुरसेन के वेश में भोलानाथ दरबार में दाखिल हुआ। उसने अपनी नकली दाढ़ी मूंछ उतारी। उसे देखकर मक्खनलाल की आंखें फटी की फटी रह गई। तुम, भोलानाथ, ये क्या धोखा है? वो चीखा। भोलानाथ ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, धोखा तो आप मेरे साथ कर रहे थे। मैंने आपको 200 अशर्फिया उधार दी थी और आप महीनों से मुझे टरका रहे थे। जब सीधे तरीके से बात नहीं बनी तो मुझे बीरबल जी की शरण में आना पड़ा। अब सारी बात मक्खनलाल की समझ में आ गई। उसे एहसास हुआ कि वो बीरबल के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। बीरबल ने शहंशाह अकबर से कहा, आलम पनाह, ये सेठ मक्खनलाल बड़ा ही धूर्त है। ये भोलानाथ जैसे सीधे सादे लोगों से उधार लेकर उन्हें परेशान करता है। आज ये खुद अपने ही बुने जाल में फंस गया है। इसने स्वयं स्वीकार किया है कि ये कितनी आसानी से मूर्ख बन सकता है जब लालच इसके सिर पर चढ़ा हो। दरबार की घोषणा के अनुसार जो व्यक्ति सेठ मक्खनलाल को सबसे बड़ा मूर्ख साबित करेगा उसे 100 अशर्फियों का इनाम मिलेगा। और ये कारनामा तो स्वयं सेठ मक्खनलाल ने ही कर दिखाया है। दरबार में फिर से हंसी गूंज उठी। शहंशाह अकबर भी मुस्कुरा रहे थे। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, मेरी प्रार्थना है कि सेठ मक्खनलाल को आदेश दिया जाए कि वो तुरंत भोलानाथ की 200 अशर्फिया लौटाएं और दरबार की घोषणा के अनुसार 100 अशर्फियों का इनाम भी उसे दिया जाए, क्योंकि उसने खुद को मूर्ख साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले भोलानाथ को उधार न लौटाकर और फिर एक अजनबी पर विश्वास करके। शहंशाह अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई। उन्होंने मक्खनलाल को कड़ी फटकार लगाई और उसे तुरंत भोलानाथ की 200 अशर्फिया लौटाने का हुक्म दिया। साथ ही उसे 100 अशर्फिया इनाम के तौर पर भी देने का आदेश दिया, जो असल में उसके लालच और मूर्खता का दंड था। मक्खनलाल का चेहरा देखने लायक था। उसे न केवल भोलानाथ के पैसे लौटाने पड़े, बल्कि 100 अशर्फिया और देनी पड़ी, और भरे दरबार में उसकी जो फजीहत हुई वो अलग। भोलानाथ ने बीरबल का बहुत बहुत धन्यवाद किया। उसे अपनी मेहनत की कमाई वापस मिल गई थी। बीरबल की इस अनोखी युक्ति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो कितने दूरदर्शी और न्यायप्रिय थे। उन्होंने न केवल एक पीड़ित को न्याय दिलाया, बल्कि एक धूर्त व्यक्ति को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो जीवन भर नहीं भूल पाएगा। ये कहानी भी अकबर बीरबल के अनगिनत किस्सों में जुड़ गई, जो ये दर्शाती है कि बुद्धि का सही प्रयोग किसी भी समस्या का हल निकाल सकता है और बेईमानी कभी सफल नहीं होती। उस दिन के बाद सेठ मक्खनलाल ने उधार लौटाने में आनाकानी करने से पहले कई बार सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे बीरबल का तरीका हमेशा याद रहता था। कहानी 4। आगरा में वसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। बागों में रंग बिरंगे फूल खिलखिला रहे थे और हवा में एक मीठी सी सुगंध तैर रही थी।
शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आज कुछ प्रसन्नचित्त और विनोदपूर्ण मनोदशा में थे। अपने दीवान खास में अपने नवरत्नों और चुनिंदा दरबारियों के साथ बैठे हुए वे हल्के फुल्के विषयों पर चर्चा कर रहे थे। बीरबल अपनी चिरपरिचित मुस्कान और शांत स्वभाव के साथ शहंशाह के समीप ही विराजमान थे, उनकी हर बात पर ध्यान दे रहे थे। अचानक शहंशाह अकबर के मन में एक शरारत सूझी। वे बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का कोई अवसर नहीं चूकते थे, और आज का खुशनुमा माहौल उन्हें इसके लिए और भी प्रेरित कर रहा था। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए अपनी आवाज में जानबूझकर थोड़ी गंभीरता और आश्चर्य का भाव लाते हुए पूछा, बीरबल, हमें एक बात बताओ। कभी कभी तुम्हारी हरकतें और बातें हमें बड़ी अजीब लगती है। क्या हम ये पूछ सकते हैं कि कहीं क्या तुम गधे हो? ये सवाल सुनकर पूरे दरबार में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी हक्के बक्के रह गए। शहंशाह अकबर का अपने सबसे प्रिय और बुद्धिमान सलाहकार से ऐसा प्रश्न पूछना अत्यंत अप्रत्याशित और अपमानजनक भी लग सकता था। कुछ दरबारी जो मन ही मन बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, दबी हुई मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लगा कि आज बीरबल बुरी तरह फंसेंगे। यदि बीरबल हाँ कहते तो वे स्वयं को गधा मान लेते, और यदि नहीं कहते तो शहंशाह की बात का खंडन करते, जो गुस्ताखी मानी जा सकती थी। बीरबल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने एक पल के लिए शहंशाह की आंखों में झांका, जहां उन्हें शरारत की एक हल्की सी चमक दिखाई दी। वे समझ गए कि शहंशाह केवल उनके साथ विनोद कर रहे हैं और उनकी प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं। बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को अदब से तस्लीम किया और फिर अत्यंत विनम्रता किंतु उतनी ही चतुराई के साथ बोले, जहांपनाह, आपका ये प्रश्न सुनकर मैं कुछ क्षण के लिए विचार में पड़ गया। आपने जो पूछा वो एक अत्यंत गूढ़ और दार्शनिक प्रश्न है, जिसका उत्तर सहज नहीं है। शहंशाह अकबर अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोके हुए थे। उन्होंने कहा, अच्छा बीरबल, तो बताओ, क्या निष्कर्ष निकाला तुमने अपने इस गहन विचार विमर्श के पश्चात? बीरबल ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य खोलने जा रहे हों, और फिर बोले, आलमपना, आपके इस प्रश्न का उत्तर हाँ भी है और नहीं भी। ये क्या गोलमोल जवाब हुआ, बीरबल? शहंशाह ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, हालांकि उनके होठों पर मुस्कान खेलने लगी थी। साफ साफ कहो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यदि गधा होने का अर्थ है अपने मालिक के प्रति निष्ठावान होना, उसकी हर आज्ञा का पालन करना, बिना किसी शिकायत के दिन रात उसकी सेवा में तत्पर रहना और अपने मालिक के सुख दुख में उसका साथ देना, तो हाँ जहांपनाह, मैं निसंदेह एक गधा हूं। मैं आपका सेवक हूं और आपकी सेवा करना ही मेरा परम धर्म है। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहता हूं, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न हो। इस अर्थ में मैं स्वयं को आपका गधा कहने में कोई संकोच महसूस नहीं करता। बीरबल के ये शब्द सुनकर शहंशाह अकबर के चेहरे पर प्रशंसा के भाव उभर आए। बीरबल ने कितनी चतुराई से गधे शब्द के नकारात्मक अर्थ को सकारात्मक अर्थ में बदल दिया था और अपनी निष्ठा और सेवा भावना को भी उजागर कर दिया था। लेकिन बीरबल अभी रुके नहीं थे। उन्होंने आगे कहा, परंतु जहांपनाह, यदि गधा होने का अर्थ है मूर्ख होना, बुद्धिहीन होना, सही और गलत में भेद न कर पाना और बिना सोचे समझे केवल आज्ञा का पालन करना, तो नहीं जहांपनाह, मैं गधा नहीं हूं। ईश्वर की कृपा और आपकी छत्र छाया में मुझे जो थोड़ी बहुत बुद्धि और विवेक मिला है, उसका उपयोग मैं सदैव आपकी सल्तनत की भलाई और न्याय की स्थापना के लिए करने का प्रयास करता हूं। मैं केवल आंख मूंदकर आज्ञा का पालन नहीं करता, बल्कि हर निर्णय के परिणाम पर विचार करता हूं, और यदि मुझे लगता है कि कोई बात सल्तनत के हित में नहीं है, तो विनम्रता पूर्वक अपनी राय आपके समक्ष रखने का साहस भी करता हूं। इस अर्थ में मैं स्वयं को गधा नहीं मानता,
बीरबल का ये संतुलित और बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। उन्होंने न केवल शहंशाह के अप्रत्याशित प्रश्न का बड़ी चतुराई से उत्तर दिया था, बल्कि अपनी स्वामी भक्ति और अपने विवेक दोनों का ही सुंदर प्रदर्शन किया था। उन्होंने शहंशाह की बात का मान भी रख लिया और अपनी गरिमा को भी बनाए रखा। शहंशाह अकबर अब अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वे जोर जोर से हंसने लगे और उनकी हंसी पूरे दीवान खास में गूंज उठी। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, वाह बीरबल, वाह! मान गए तुम्हारी हाजिर जवाबी और तुम्हारी बुद्धिमानी को। तुमने तो गधे शब्द को भी एक नया अर्थ दे दिया। आज तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि अत्यंत चतुर और व्यवहार कुशल भी हो। वे दरबारी जो बीरबल के फंसने की उम्मीद कर रहे थे, उनके चेहरे लटक गए थे। उन्हें एक बार फिर बीरबल की असाधारण प्रतिभा के सामने नतमस्तक होना पड़ा था। शहंशाह अकबर ने आगे कहा, बीरबल, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी स्पष्टवादिता दोनों ही हमारे लिए अमूल्य है। हमें तुम पर गर्व है कि हमारे पास तुम जैसा सलाहकार है, जो न केवल आज्ञाकारी है, बल्कि विवेकशील भी है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया। ये तो आपका बड़प्पन है, जहांपनाह। मैं तो केवल आपके चरणों का एक तुच्छ सेवक हूं। उस दिन के बाद क्या तुम गधे हो? वाला ये किस्सा दरबार में और आगरा शहर में दूर दूर तक फैल गया। लोग बीरबल की हाजिर जवाबी और उनके उत्तर की गहराई की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। ये घटना अकबर बीरबल के अनगिनत मनोरंजक और शिक्षाप्रद किस्सों में एक और कड़ी बन गई, जो ये दर्शाती थी कि कैसे कठिन और अप्रत्याशित परिस्थितियों में भी बुद्धि और विवेक का सही उपयोग करके अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखा जा सकता है, और कैसे नकारात्मक शब्दों को भी सकारात्मक अर्थ दिया जा सकता है। ये किस्सा ये भी सिखाता है कि किसी भी प्रश्न का सीधा और सपाट उत्तर देने के बजाय यदि उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाए और संदर्भ को समझा जाए, तो एक अधिक प्रभावशाली और संतोषजनक उत्तर दिया जा सकता है। बीरबल ने यही किया था। उन्होंने शहंशाह के प्रश्न के पीछे छिपे विनोद को समझा और उसी के अनुरूप एक ऐसा उत्तर दिया जिसने न केवल शहंशाह को प्रसन्न किया, बल्कि उनकी अपनी बुद्धिमानी को भी और ऊंचा उठा दिया। इस घटना ने दरबारियों को भी एक सबक सिखाया कि बीरबल को कम आंकना या उन्हें फंसाने की कोशिश करना व्यर्थ है, क्योंकि उनके पास हर स्थिति का सामना करने के लिए बुद्धि और चतुराई का असीम भंडार था। और शहंशाह अकबर के मन में बीरबल के प्रति सम्मान और स्नेह और भी गहरा हो गया, क्योंकि वे जानते थे कि बीरबल जैसा नवरत्न मिलना किसी भी शासक के लिए सौभाग्य की बात होती है। आगरा के उस खुशनुमा वसंत के दिन बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि उनकी बुद्धिमानी का प्रकाश किसी भी शरारतपूर्ण प्रश्न के अंधकार को चीरकर अपनी आभा बिखेर सकता है। कहानी 5। आगरा की सुबह एक खास चमक लिए हुए थी। सूरज की किरणें यमुना के पानी पर सोने की तरह बिखर रही थी और मुगल सल्तनत की राजधानी अपने दैनिक जीवन की गहमा गहमी में डूबने लगी थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार दीवान-ए-आम खचाखच भरा हुआ था। नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे। अमीर उमरा, मनसबदार और फरियादी न्याय की आस में कतारबद्ध थे। बीरबल अपनी चिरपरिचित मुस्कान और तेज निगाहों के साथ शहंशाह के दाहिनी ओर विराजमान थे, हर स्थिति का सूक्ष्मता से अवलोकन करते हुए। दरबार की कार्यवाही अपने सामान्य क्रम में चल रही थी। तभी दो व्यक्ति, जो देखने में ग्रामीण और परेशान लग रहे थे, हाफते कांपते दरबार में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर घबराहट और उलझन के भाव स्पष्ट थे। उन्होंने शहंशाह अकबर को झुककर तस्लीम किया। कौन हो तुम दोनों? शहंशाह ने अपनी गंभीर और स्नेहपूर्ण आवाज में पूछा। और तुम्हारी इस व्यग्रता का कारण क्या है? उनमें से एक, जो थोड़ा बुजुर्ग लग रहा था, बोला, आलमपना, मेरा नाम रामदीन है और ये मेरा पड़ोसी श्यामलाल है। हम पास के ही गांव मदनपुर से आए हैं। हमारे साथ एक ऐसी विचित्र घटना घटी है
जिसका कोई हल हमें सूझ नहीं रहा। न्याय के लिए हम आपकी शरण में आए हैं। विचित्र घटना, शहंशाह ने उत्सुकता से कहा। विस्तार से बताओ, क्या मामला है? रामदीन ने अपनी कंपाती आवाज में कहना शुरू किया। जहांपनाह, कल शाम जब मैं अपने खेत से काम करके लौट रहा था, तो मैंने देखा कि श्यामलाल का बैल मेरे खेत में चल रहा था और मेरी फसल को नुकसान पहुंचा रहा था। मैंने उसे डांट कर भगाना चाहा, तो वो मुझ पर ही सींग तान कर दौड़ा। अपनी जान बचाने के लिए मैं भागा और पास ही खड़े एक पुराने सूखे कुएं में गिर पड़ा। दरबार में एक क्षण के लिए चुप्पी छा गई। सभी रामदीन की कहानी ध्यान से सुन रहे थे। रामदीन ने आगे कहा, कुआं बहुत गहरा नहीं था और उसमें पानी भी नहीं था, इसलिए मुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। मैंने मदद के लिए आवाज लगाई। कुछ देर बाद श्यामलाल वहां आया। मैंने उससे मदद मांगी, लेकिन उसने मेरी मदद करने के बजाय कुएं में ऊपर से मिट्टी और पत्थर डालने शुरू कर दिए। ये सुनकर दरबार में सनसनी फैल गई। श्यामलाल की ओर घृणा और आश्चर्य भरी निगाहें उठने लगी। शहंशाह अकबर का चेहरा भी गंभीर हो गया। उन्होंने श्यामलाल की ओर देखा, जो सिर झुकाए खड़ा था। श्यामलाल, क्या यह सच है? श्यामलाल ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में डर और अपराध बोध का मिश्रण था। उसने दबी आवाज में कहा, जी, जी जहांपनाह। लेकिन क्या? शहंशाह ने कड़क आवाज में पूछा। तुमने एक असहाय व्यक्ति की मदद करने के बजाय उसे जिंदा दफनाने की कोशिश की। यह तो अक्षम्य अपराध है। रामदीन ने फिर कहा, आलमपनाह, मैं भाग्यशाली था कि कुछ देर बाद गांव के कुछ और लोग उधर से गुजरे और मेरी आवाज सुनकर उन्होंने मुझे बाहर निकाला, वरना आज मैं जिंदा न होता। श्यामलाल अब और भी घबरा गया। वो गिड़गिड़ाने लगा, जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गुस्से में मैंने ये कदम उठा लिया। शहंशाह ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत भाव से सब कुछ देख और सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वे किसी उलझी हुई पहेली को सुलझाने का आनंद ले रहे हों। बीरबल, शहंशाह ने कहा, यह मामला वाकई अजीबोगरीब है। एक ओर रामदीन की जान पर बनाई, दूसरी ओर श्यामलाल अपने अपराध को स्वीकार भी कर रहा है। तुम्हारा क्या विचार है? श्यामलाल को क्या सजा मिलनी चाहिए? बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को प्रणाम किया और फिर श्यामलाल की ओर मुड़े। श्यामलाल, तुमने रामदीन के साथ जो किया वो निस्संदेह बहुत गलत और अमानवीय था, लेकिन मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब तुम कुएं में मिट्टी और पत्थर डाल रहे थे, तब रामदीन क्या कर रहा था? श्यामलाल ने आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा। यह कैसा प्रश्न था? उसने कुछ देर सोचा और फिर बोला, हुजूर, वो चिल्ला रहा था, मुझे गालियां दे रहा था और बचने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने रामदीन की ओर मुड़कर पूछा, रामदीन, क्या यह सच है? रामदीन ने कहा, जी हुजूर, मैं अपनी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। जब ऊपर से मिट्टी और पत्थर गिर रहे थे, तो मैं उन्हें अपने शरीर पर सीधे पड़ने से बचाने के लिए अपने हाथों और पैरों से हटा रहा था और उन्हें कुएं के कोनों में धकेल रहा था। बीरबल मुस्कुराए। उनकी मुस्कान गहरी होती जा रही थी। उन्होंने फिर श्यामलाल से पूछा, श्यामलाल, जब रामदीन को गांव वालों ने बाहर निकाला, तब कुएं की क्या स्थिति थी? क्या कुआं मिट्टी और पत्थरों से भर गया था? श्यामलाल ने असमंजस में सिर हिलाया, नहीं हुजूर, कुआं पूरी तरह से नहीं भरा था। रामदीन ने काफी मिट्टी और पत्थर किनारों पर कर दिए थे, जिससे बीच में उसके खड़े रहने की जगह बन गई थी। अब बीरबल ने अपनी रहस्यमयी मुस्कान के साथ शहंशाह अकबर की ओर देखा और कहा, आलमपनाह, यह मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। इसमें एक गहरा सबक छिपा है। दरबार में बैठे सभी लोग उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। शहंशाह ने कहा, बीरबल, अपनी बात स्पष्ट करो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, श्यामलाल का कृत्य निसंदेह दंडनीय है। उसने क्रोध
और द्वेष में आकर एक जघन्य अपराध करने की कोशिश की। लेकिन रामदीन के व्यवहार से भी हमें कुछ सीखना है। जब श्यामलाल उस पर मुसीबत डाल रहा था, यानी कुएं में मिट्टी और पत्थर फेंक रहा था, तो रामदीन ने हार नहीं मानी। वो उन पत्थरों और मिट्टी को अपने ऊपर ढेर नहीं होने दे रहा था, बल्कि उन्हें अपने पैरों के नीचे दबाकर उन पर चढ़कर खुद को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा था। बीरबल ने आगे कहा, हर पत्थर, हर मिट्टी का ढेला जो श्यामलाल ने रामदीन को दबाने के लिए फेंका, वही रामदीन के लिए ऊपर उठने का एक साधन बन गया। यदि रामदीन हार मानकर बैठ जाता तो वो निश्चित रूप से दबकर मर जाता, लेकिन उसने संघर्ष किया। उसने नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदला। बीरबल की ये व्याख्या सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी उनकी बुद्धिमत्ता और जीवन के प्रति उनके गहरे दृष्टिकोण से प्रभावित थे। शहंशाह अकबर के चेहरे पर भी प्रशंसा के भाव थे। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, वाह! तुमने इस साधारण से दिखने वाले मामले में भी इतनी गहरी बात ढूंढ निकाली। तुम्हारी दृष्टि अद्भुत है। फिर वे श्यामलाल की ओर मुड़े। उनकी आवाज में अब भी सख्ती थी। श्यामलाल, तुम्हारे अपराध के लिए तुम्हें दंड तो मिलेगा ही, लेकिन बीरबल की बातों से तुम्हें भी सबक लेना चाहिए। क्रोध और द्वेष मनुष्य को अंधा कर देते हैं और उसे गलत रास्ते पर ले जाते हैं। इसके बाद बीरबल ने श्यामलाल से पूछा, श्यामलाल, सच सच बताओ, तुम्हारे मन में रामदीन के प्रति इतनी घृणा क्यों थी? क्या केवल बैल के खेत में चरने की बात थी, या कोई और पुरानी रंजिश भी थी? श्यामलाल कुछ देर चुप रहा। फिर उसने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, बात सिर्फ बैल की नहीं थी। रामदीन मुझसे काफी समय से ईर्ष्या करता है। पिछले साल गांव की पंचायत में उसने मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी थी, जिससे मुझे नुकसान उठाना पड़ा था। कल जब उसका बैल मेरे खेत में घुसा तो मुझे वो पुरानी बात याद आ गई और मैं गुस्से में आपा खो बैठा। रामदीन ने तुरंत प्रतिवाद किया, जहांपनाह, ये झूठ बोल रहा है। मैंने कभी इसके खिलाफ झूठी गवाही नहीं दी। ये हमेशा से ही मुझसे जलता है, क्योंकि मेरी फसल इससे अच्छी होती है। अब मामला और उलझ गया। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। बीरबल ने दोनों को शांत कराया। शांत हो जाओ। एक दूसरे पर दोषारोपण करने से कुछ हासिल नहीं होगा। फिर बीरबल ने कुछ देर सोचा और शहंशाह से कहा, आलमपना, इस मामले में दोनों पक्षों की बात सुननी आवश्यक है। श्यामलाल का कृत्य निस्संदेह गंभीर है, लेकिन यदि उसके गुस्से के पीछे कोई वास्तविक और गहरा कारण है तो उसे भी समझना होगा। हालांकि किसी भी सूरत में हिंसा का मार्ग अपनाना उचित नहीं है। बीरबल ने श्यामलाल से कहा, श्यामलाल, यदि रामदीन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया था तो तुम्हें कानून का सहारा लेना चाहिए था, या गांव के बुजुर्गों से शिकायत करनी चाहिए थी। खुद कानून हाथ में लेना और किसी की जान लेने की कोशिश करना सबसे बड़ा अपराध है। फिर उन्होंने रामदीन से कहा, और रामदीन, यदि तुम्हारे और श्यामलाल के बीच कोई पुरानी रंजिश है तो उसे बातचीत से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए थी। पड़ोसियों में मनमुटाव होना स्वाभाविक है, लेकिन उसे दुश्मनी में बदलना बुद्धिमानी नहीं है। इसके बाद बीरबल ने एक अनोखा प्रस्ताव रखा, आलमपना, मेरा सुझाव है कि श्यामलाल को उसके अपराध के लिए दंड तो दिया ही जाए, लेकिन साथ ही इन दोनों के बीच के मनमुटाव को भी दूर करने का प्रयास किया जाए। शहंशाह ने पूछा, वो कैसे बीरबल? बीरबल ने कहा, श्यामलाल को दंड के रूप में रामदीन के खेत में 1 महीने तक मुफ्त में काम करने का आदेश दिया जाए। इससे उसे अपनी गलती का एहसास होगा और कड़ी मेहनत का महत्व भी समझेगा। साथ ही इस 1 महीने के दौरान गांव के मुखिया और कुछ सम्मानित बुजुर्गों की मध्यस्थता में इन दोनों के बीच सुलह करवाने का प्रयास किया जाए। उन्हें समझाया जाए कि आपसी बैर से किसी का भला नहीं होता। शहंशाह अकबर को बीरबल का यह सुझाव बहुत पसंद आया। यह न केवल दंडात्मक था, बल्कि सुधारात्मक भी था, और दोनों पक्षों के बीच शांति स्थापित करने का एक प्रयास भी। उन्होंने आदेश दिया, बीरबल,
तुम्हारा सुझाव हमें स्वीकार है। श्यामलाल को उसके अपराध के लिए 1 महीने तक रामदीन के खेत में बिना किसी मेहनताने के काम करना होगा। इस दौरान उसे रामदीन की हर आज्ञा का पालन करना होगा। साथ ही मदनपुर गांव के मुखिया को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वे इन दोनों के बीच की पुरानी रंजिश को समाप्त करवाएं और भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो, ये सुनिश्चित करें। श्यामलाल ने सिर झुकाकर शहंशाह का फैसला स्वीकार किया। उसके चेहरे पर अब पश्चाताप के भाव थे। रामदीन भी इस फैसले से संतुष्ट लग रहा था। उसे न्याय भी मिला और भविष्य में श्यामलाल से किसी खतरे की आशंका भी कम हो गई। दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने न केवल एक अपराधी को दंडित किया, बल्कि 2 पड़ोसियों के बीच की दुश्मनी को भी खत्म करने का मार्ग प्रशस्त किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने एक साधारण सी घटना के माध्यम से जीवन का एक गहरा सबक सिखाया कि कैसे विपत्तियां भी अवसर बन सकती है, यदि मनुष्य साहस और बुद्धिमानी से उनका सामना करे। वो अजीबोगरीब मामला, जो एक जानलेवा हमले से शुरू हुआ था, बीरबल की सूझबूझ से एक सकारात्मक मोड़ पर समाप्त हुआ। शहंशाह अकबर एक बार फिर अपने नवरत्न बीरबल की काबिलियत पर गर्व महसूस कर रहे थे और आगरा का दरबार न्याय और बुद्धिमत्ता की एक और मिसाल का गवाह बना। रामदीन और श्यामलाल अपने गांव लौट गए, एक नए सबक और एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ। कहानी 6। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में न केवल विद्वान और कलाकार थे, बल्कि वीर और पराक्रमी योद्धा भी थे, जो सल्तनत की आन बान शान के रक्षक थे। इन्हीं योद्धाओं में एक थे सेनापति दिलेर खान। दिलेर खान अपनी बहादुरी, सैन्य कौशल और युद्ध के मैदान में अदम्य साहस के लिए विख्यात थे। उन्होंने अनेक युद्धों में मुगल सेना का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था और सल्तनत की सीमाओं को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। परंतु उनकी वीरता के साथ साथ उनके स्वभाव में एक बड़ा दोष था। वे अत्यधिक घमंडी और अभिमानी थे। उन्हें अपनी सैन्य उपलब्धियों पर इतना गर्व था कि वे अक्सर दरबार के अन्य सदस्यों, यहां तक कि कभी-कभी बादशाह के प्रिय बीरबल को भी तुच्छ समझते थे। दिलेर खान का मानना था कि राज्य की सुरक्षा और विस्तार केवल तलवार के बल पर ही संभव है और बुद्धिजीवियों, कवियों या सलाहकारों की भूमिका गौण है। वे बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर के उन पर अत्यधिक विश्वास से मन ही मन जलते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल केवल मीठी मीठी बातें बनाकर बादशाह को प्रसन्न रखते हैं, जबकि असली काम तो वे जैसे योद्धा करते हैं। एक दिन दरबार में किसी महत्वपूर्ण विजय का जश्न मनाया जा रहा था। सेनापति दिलेर खान अपनी नई विजय के नशे में चूर थे। उन्होंने अपनी वीरता का बखान करते हुए कहा, जहांपनाह, ये सल्तनत मेरे जैसे बहादुर सिपाहियों और सेनापतियों के खून पसीने से सींची गई है। हम अपनी जान हथेली पर रखकर दुश्मनों से लोहा लेते हैं, तब जाकर ये साम्राज्य सुरक्षित रहता है। शब्दों के बाजीगरों और कलम घिसने वालों से देश की रक्षा नहीं होती। उनका इशारा स्पष्ट रूप से बीरबल और अन्य बुद्धिजीवियों की ओर था। अकबर को दिलेर खान की ये बात अच्छी नहीं लगी, परंतु वे उस समय उत्सव का माहौल खराब नहीं करना चाहते थे। बीरबल शांत बैठे सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, केवल एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी। अगले कुछ दिनों तक दिलेर खान का अहंकार और भी बढ़ गया। वे हर छोटी बड़ी बात पर अपनी बहादुरी का दम भरते और दूसरों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अकबर ये सब देख रहे थे और उन्हें चिंता हो रही थी कि दिलेर खान का ये घमंड कहीं उनके लिए ही घातक न सिद्ध हो। उन्होंने बीरबल से इस विषय पर चर्चा की। अकबर ने कहा, बीरबल, दिलेर खान एक वीर योद्धा है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु उसका अहंकार दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। वो समझने लगा है कि सल्तनत केवल उसी के भरोसे चल रही है। हमें उसे सबक सिखाना होगा, परंतु इस तरह कि उसका मनोबल भी न टूटे और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह,
घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है। बस उचित समय और अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आप चिंता न करें, दिलेर खान को जल्द ही अपनी भूल का एहसास हो जाएगा। कुछ दिनों बाद अकबर ने एक विशेष सैन्य अभियान की योजना बनाई। ये अभियान एक ऐसे पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र में था जहां दुश्मन ने अपनी मजबूत पकड़ बना रखी थी। ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य था और इसके लिए न केवल वीरता बल्कि कुशल रणनीति और बुद्धिमत्ता की भी आवश्यकता थी। अकबर ने दरबार में घोषणा की, हम एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान पर सेना भेज रहे हैं। इस अभियान का नेतृत्व कौन करेगा, इसका निर्णय हम एक छोटी सी परीक्षा के बाद करेंगे। दिलेर खान तुरंत अपनी जगह से उठे और बोले, जहांपनाह, इस दास के होते हुए आपको किसी और की ओर देखने की क्या आवश्यकता है। मैं इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए सहर्ष प्रस्तुत हूं और वादा करता हूं कि विजय पताका फहरा कर ही लौटूंगा। उनका स्वर आत्मविश्वास से अधिक अहंकार से भरा हुआ था। अकबर ने कहा, दिलेर खान, तुम्हारी वीरता पर हमें कोई संदेह नहीं, परंतु इस बार हम नेतृत्व का चयन थोड़े भिन्न तरीके से करेंगे। फिर अकबर ने एक बड़ा सा भारी पत्थर दरबार के बीच में रखवाया। वो पत्थर इतना भारी था कि उसे उठाने के लिए कई लोगों की आवश्यकता पड़ती। अकबर ने कहा, जो कोई भी इस पत्थर को बिना किसी बाहरी सहायता के अकेले अपने दम पर उठाकर दरबार के उस कोने तक ले जाएगा, उसे ही इस महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा जाएगा। ये सुनकर कई बलशाली योद्धा और दरबारी आगे आए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, परंतु कोई भी उस पत्थर को हिला तक नहीं सका। उठाना तो दूर की बात थी। कुछ ने प्रयास किया और थककर हार मान ली। दिलेर खान ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें अपनी शारीरिक शक्ति पर पूरा भरोसा था। जब बाकी सब विफल हो गए तो वे गर्व से आगे बढ़े। उन्होंने अपनी कमर कसी, अपनी आस्तीनें चढ़ाई और पत्थर को उठाने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उनकी मांसपेशियां तन गई, चेहरा लाल हो गया, पसीना बहने लगा, परंतु पत्थर टस से मस नहीं हुआ। कुछ देर प्रयास करने के बाद दिलेर खान भी हाफते हुए पीछे हट गए। उनका चेहरा लज्जा और निराशा से भर गया था। जिस शारीरिक बल पर उन्हें इतना घमंड था, वो आज एक पत्थर के सामने बौना साबित हो गया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। दिलेर खान का सिर शर्म से झुका हुआ था। तभी बीरबल अपनी जगह से उठे और बादशाह अकबर से अनुमति लेकर पत्थर के पास गए। सभी दरबारी उत्सुकता से देख रहे थे कि बीरबल अब क्या करेंगे। बीरबल शारीरिक रूप से उतने बलशाली नहीं थे जितने दिलेर खान या अन्य योद्धा थे। बीरबल ने पत्थर के चारों ओर एक चक्कर लगाया, उसे ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कुछ दरबारियों को इशारा किया और उनसे कुछ रस्सियां और लकड़ी के मजबूत लट्ठे मंगवाए। फिर बीरबल ने उन लट्ठों को पत्थर के नीचे एक विशेष कोण पर फंसाया, रस्सियों को पत्थर के चारों ओर मजबूती से बांधा और फिर कुछ दरबारियों की सहायता से उन लट्ठों को एक लीवर की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने धीरे धीरे युक्तिपूर्वक दबाव डाला। आश्चर्यजनक रूप से वो भारी पत्थर थोड़ा सा ऊपर उठा। फिर उन्होंने नीचे कुछ और छोटे पत्थर रखकर उसे सहारा दिया और इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए धीरे धीरे उस पत्थर को खिसकाना शुरू कर दिया। बीरबल स्वयं अधिक शारीरिक बल नहीं लगा रहे थे, बल्कि वे अपनी बुद्धि और भौतिकी के सरल नियमों का प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने दरबारियों को सही दिशा और सही समय पर बल लगाने का निर्देश दिया। कुछ ही देर में वो विशाल पत्थर, जिसे दिलेर खान जैसे बलशाली योद्धा हिला तक नहीं पाए थे, बीरबल के निर्देशन में दरबार के निर्दिष्ट कोने तक पहुंच गया। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर दंग रह गया। दिलेर खान अवाक खड़े ये सब देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब पत्थर अपनी जगह पर पहुंच गया तो बीरबल ने बादशाह अकबर को प्रणाम किया। अकबर मुस्कुराए और बोले, देखा दिलेर खान, जिस कार्य को तुम अपने बाहुबल से नहीं कर सके, उसे बीरबल ने अपनी बुद्धि और युक्ति से कर दिखाया।
इससे ये सिद्ध होता है कि केवल शारीरिक शक्ति ही सब कुछ नहीं होती। बुद्धिमत्ता और सही रणनीति का भी उतना ही, बल्कि कभी कभी उससे भी अधिक महत्व होता है। दिलेर खान का चेहरा शर्म से लाल था। उनका सारा घमंड चूर चूर हो चुका था। वे आगे बढ़े और बीरबल के सामने सिर झुकाकर बोले, बीरबल जी, मैं आज तक अपनी वीरता और शारीरिक शक्ति के घमंड में अंधा था। मैंने आपकी बुद्धिमत्ता को हमेशा कम आंका। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आपसे और सभी दरबारियों से अपने अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूं। बीरबल ने दिलेर खान को उठाते हुए कहा, सेनापति जी, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। आप एक वीर योद्धा है और सल्तनत को आप पर गर्व है। बस इतना स्मरण रखें कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना महत्व होता है। तलवार की अपनी जगह है और कलम की अपनी। एक सफल साम्राज्य के लिए दोनों का संतुलन आवश्यक है। बादशाह अकबर ने कहा, दिलेर खान, हमें प्रसन्नता है कि तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। याद रखो, सच्चा वीर वही है जो बलवान होने के साथ साथ विनम्र भी हो और दूसरों के गुणों का सम्मान करना जानता हो। फिर अकबर ने घोषणा की, इस महत्वपूर्ण सैन्य अभियान का नेतृत्व दिलेर खान ही करेंगे, परंतु बीरबल उनके सलाहकार के रूप में साथ जाएंगे। हमें विश्वास है कि दिलेर खान की वीरता और बीरबल की बुद्धिमत्ता मिलकर इस अभियान को अवश्य सफल बनाएंगे। दिलेर खान ने कृतज्ञतापूर्वक बादशाह का आदेश स्वीकार किया। उस दिन के बाद उनके स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। उनका घमंड विनम्रता में बदल गया और वे बीरबल का और भी अधिक सम्मान करने लगे। उन्होंने ये भी समझ लिया कि युद्ध केवल तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धि और रणनीति से भी जीते जाते हैं। बीरबल ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया था कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि विवेक, विनम्रता और सही समय पर सही युक्ति का प्रयोग करने में निहित होती है। उन्होंने न केवल एक घमंडी सेनापति का सिर झुकाया, बल्कि उसे एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया जो सल्तनत की बेहतरी के लिए अत्यंत आवश्यक था। यह घटना दरबार में लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रही और बीरबल की बुद्धिमत्ता का एक और प्रमाण बन गई। कहानी 7। आगरा शहर उन दिनों व्यापार और समृद्धि का केंद्र था, जहां दूर दूर से व्यापारी अपने माल के साथ आते और शाही खजाने के साथ साथ आम नागरिकों की तिजोरियां भी भरी रहती थी। परंतु कुछ सप्ताह से शहर में एक अजीब सी दहशत फैली हुई थी। एक के बाद एक शहर के सबसे धनी और प्रतिष्ठित सेठों के घरों में चोरियां हो रही थी। ये कोई साधारण चोरियां नहीं थी। चोर इतने शातिर थे कि वे न कोई सुराग छोड़ते थे, न कोई शोर करते थे। वे केवल सबसे कीमती वस्तुएं, सोना, हीरे, जवाहरात ही उठाते थे और ऐसे गायब हो जाते थे जैसे हवा में विलीन हो गए हों। शहर का कोतवाल मीर कासिम अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद इन चोरों का कोई पता नहीं लगा पा रहा था। हर सुबह एक नई चोरी की खबर आती और कोतवाल की नाकामी पर एक और मुहर लग जाती। बादशाह अकबर तक जब ये खबर पहुंची तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कोतवाल को दरबार में तलब किया। मीर कासिम, अकबर ने गरजती आवाज में कहा, यह क्या हो रहा है हमारे शहर में? क्या तुम्हारी नाक के नीचे चोर इस कदर उत्पात मचाएंगे और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? अगर जल्द ही इन चोरों को नहीं पकड़ा गया तो तुम्हारी खैर नहीं। मीर कासिम का चेहरा पीला पड़ गया। आलम पनाह, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। ये चोर बहुत ही चालाक है, वे कोई निशान नहीं छोड़ते। अकबर और भी बिगड़ गए। तुम्हारी कोशिशों का नतीजा हम देख रहे हैं। शहर में हाहाकार मचा है और तुम हमें अपनी बेबसी की कहानी सुना रहे हो। तभी दरबार में बैठे बीरबल मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अकबर की नजर उन पर पड़ी। बीरबल, तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है? क्या तुम्हें इस गंभीर स्थिति में भी मजाक सूझ रहा है? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और बोले, गुस्ताखी माफ हो जहां मैं हंस नहीं रहा था, बल्कि सोच रहा था कि इन चोरों की चतुराई वाकई सराहनीय है अगर वे इसका इस्तेमाल सही दिशा में करते। परंतु चिंता न करें,
हर ताले की चाबी होती है और हर चोर के पकड़े जाने का समय भी आता है। अकबर कुछ शांत हुए। उन्हें बीरबल की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था। ठीक है बीरबल, हम ये मामला तुम्हारे सुपुर्द करते हैं। हमें उम्मीद है कि तुम हमें निराश नहीं करोगे। इन चोरों को जल्द से जल्द हमारे सामने पेश करो। जो आज्ञा जहांपनाह, बीरबल ने कहा और दरबार से विदा ली। अगले दिन से बीरबल ने अपनी जांच शुरू की। उन्होंने सबसे पहले उन सभी सेठों से मुलाकात की जिनके घरों में चोरी हुई थी। उन्होंने हर घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। कोतवाल मीर कासिम भी उनके साथ था, ये दिखाने के लिए कि वो भी सहयोग कर रहा है। हालांकि मन ही मन वो बीरबल की सफलता से ईर्ष्या भी कर रहा था। बीरबल ने पाया कि सभी चोरियों में कुछ समानताएं थी। चोर केवल रात के सबसे गहरे पहर में आते थे। वे हमेशा खिड़कियों या कमजोर दरवाजों की बजाय छतों के रास्ते या दीवारों में सेंध लगाकर प्रवेश करते थे, जहां कोई उम्मीद न करे। वे कभी भी घर के सदस्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बस उन्हें बेहोश कर देते थे। वे केवल नकदी और छोटे कीमती जवाहरात ही चुराते थे, जिन्हें आसानी से ले जाया जा सके। भारी सामान या कम मूल्य की वस्तुओं को वे छूते भी नहीं थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, हर चोरी के बाद मौके पर एक काला केवे का पंख मिलता था। ये केवे का पंख। बीरबल ने एक पंख उठाते हुए कहा, यह या तो उनका कोई निशान है या फिर हमें गुमराह करने की कोई चाल। बीरबल ने शहर के कुछ जाने माने मुखबिरों को काम पर लगाया। उन्होंने उन्हें शहर के हर कोने में, सराय, शराबखानों और जुआघरों में कान खुले रखने को कहा। वे ऐसे लोगों की तलाश में थे जो अचानक अमीर हो गए हों या जिनके रहन सहन में कोई अप्रत्याशित बदलाव आया हो। कई दिन बीत गए, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। चोरों का गिरोह और भी दुस्साहसी हो गया था। उन्होंने अब शहर के सबसे अमीर जौहरी सेठ हीराचंद के घर धावा बोलने की योजना बनाई। सेठ हीराचंद का घर किसी किले से कम नहीं था और उसके चारों ओर कड़ा पहरा रहता था। चोरों का सरदार था कालिया। वो न केवल बलवान था बल्कि अत्यंत धूर्त भी था। उसके गिरोह में 3 और सदस्य थे। शेरू, जो दीवारें फांदने और ताले तोड़ने में माहिर था। बच्चू, जो भेष बदलने और जासूसी करने में उस्ताद था। और लंबू, जो अपनी ताकत से किसी भी बाधा को दूर कर सकता था। कालिया ने अपने साथियों से कहा, अब तक हमने छोटे मोटे हाथ साफ किए हैं, अब समय है असली माल पर हाथ डालने का। सेठ हीराचंद के घर में इतना सोना चांदी है कि हमारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। बच्चू, जो शहर में घूमकर खबरें लाता था, बोला, सरदार, सेठ के घर के चारों ओर दिन रात पहरेदार रहते हैं और सुना है बादशाह ने बीरबल को यह मामला सौंपा है। वो आदमी शैतान का भी गुरु है। कालिया हंसा। बीरबल, हां, सुना है उसके बारे में, लेकिन हम भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। हम उसे भी चकमा दे देंगे। रही बात पहरेदारों की, तो शेरू और लंबू उनका ध्यान रख लेंगे। तुम बस ये पता लगाओ कि सेठ अपना सबसे कीमती माल कहाँ रखता है। कुछ दिनों की जासूसी के बाद बच्चू ने खबर दी कि सेठ हीराचंद ने अपने शयन कक्ष में जमीन के नीचे एक गुप्त तहखाना बनवाया है, जहां वह अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति रखता है। चोरों ने अमावस्या की रात को धावा बोलने की योजना बनाई। उस रात घना अंधेरा था। वे चुपके से सेठ के घर की पिछली दीवार तक पहुंचे। शेरू ने दीवार में एक छोटा सा छेद किया और अंदर का जायजा लिया। लंबू ने अपनी ताकत से कुछ ईंटें हटाई और अंदर जाने का रास्ता बना लिया। कालिया और बच्चू भी अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर सब सो रहे थे। चोर दबे पांव सेठ के शयन कक्ष तक पहुंचे। शेरू ने बड़ी सफाई से दरवाजे का ताला खोला। अंदर सेठ और उसकी पत्नी गहरी नींद में थे। चोरों ने उन्हें बेहोश किया और फिर उस जगह पहुंचे जहां बच्चू ने तहखाने का गुप्त द्वार बताया था। थोड़ी मशक्कत के बाद उन्हें द्वार मिल गया। तहखाना जवाहरातों और सोने की अशर्फियों से भरा पड़ा था। चोरों की आंखें चमक उठीं।
उन्होंने जल्दी जल्दी बोरियों में माल भरा और जैसे आए थे वैसे ही चुपचाप निकल गए। जाते जाते कालिया ने आदत के अनुसार एक काला कौवे का पंख वही छोड़ दिया। अगली सुबह जब सेठ हीराचंद की आंख खुली और उन्होंने चोरी का पता चला तो उनके होश उड़ गए। पूरे शहर में कोहराम मच गया। ये अब तक की सबसे बड़ी चोरी थी। बादशाह अकबर आग बबूला हो गए। बीरबल, क्या हुआ तुम्हारे वादों का? चोरों ने तो हमारी नाक ही कटा दी। बीरबल शांत थे। जहां पनाह, हर अपराधी कोई न कोई गलती जरूर करता है। इन चोरों ने भी की है, बस हमें उस गलती को पहचानना है। बीरबल फिर से सेठ हीराचंद के घर पहुंचे। उन्होंने तहखाने का निरीक्षण किया। कौवे का पंख वही पड़ा था। बीरबल ने उसे उठाया और मुस्कुराए। लगता है चोरों को अपनी पहचान बताने का बहुत शौक है। बीरबल ने कोतवाल मीर कासिम को बुलाया। मीर कासिम, मैं चाहता हूं कि तुम शहर में ये ढिंढोरा पिटवा दो कि सेठ हीराचंद के घर से जो जवाहरात चोरी हुए हैं उनमें से एक हार नागमणि का था। वो हार शापित है। जो भी उसे अपने पास रखेगा उसके शरीर पर काले कीवे के पंखों जैसे निशान उभर आएंगे और 7 दिन के अंदर उसकी दर्दनाक मौत हो जाएगी। ये भी ऐलान करवा दो कि अगर चोर वो हार किसी मंदिर की दान पेटी में डाल दें तो उनका पाप धुल जाएगा और वे शाप से बच जाएंगे। मीर कासिम हैरान था। लेकिन बीरबल जी, ऐसा कोई नागमणि का हार तो चोरी नहीं हुआ। बीरबल मुस्कुराए। मुझे पता है, ये तो चोरों को डराने और उनसे गलती करवाने का एक तरीका है। तुम बस जैसा मैंने कहा है वैसा करो। कोतवाल ने अनिच्छा से ही सही पूरे शहर में ये ढिंढोरा पिटवा दिया। चोरों के अड्डे पर जब ये खबर पहुंची तो उनमें खलबली मच गई। शेरू घबराकर बोला, कालिया सरदार, ये क्या मुसीबत है? क्या हमारे माल में सचमुच कोई शापित हार है? बच्चू ने कहा, मैंने तो सारे हार देखे थे, कोई नागमणि जैसा तो नहीं था। ये जरूर बीरबल की कोई चाल है। लंबू भी डर गया था। लेकिन अगर बात सच हुई तो? मुझे कौवे के पंखों वाले निशान नहीं चाहिए। कालिया भी चिंतित था। वो बीरबल की चतुराई से वाकिफ था, लेकिन मन में एक डर भी बैठ गया था। शांत रहो सब। ये बीरबल हमें डराकर बाहर निकालना चाहता है। हम मूर्ख नहीं है जो उसकी बातों में आ जाएं। हमने कोई नागमणि का हार नहीं चुराया, लेकिन उसके मन में शक का बीज पड़ चुका था। रात को उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार अपने शरीर पर खुजली महसूस हो रही थी, जैसे सचमुच पंख उग रहे हों। अगले 2-3 दिन तक चोरों में इसी बात पर बहस होती रही। उनमें से हर कोई चोरी के माल को बार बार देखता, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं सचमुच कोई शापित हार तो नहीं आ गया। उनका आपसी विश्वास डगमगाने लगा था। हर कोई दूसरे को शक की निगाह से देख रहा था। बीरबल ने अपने मुखबिरों को और भी सतर्क कर दिया था, खासकर मंदिरों के आसपास। चौथे दिन शेरू, जो सबसे ज्यादा डरा हुआ था, चुपके से अपने हिस्से के कुछ जवाहरात लेकर शहर के सबसे पुराने काली मंदिर की ओर गया। उसने सोचा कि अगर वो कुछ दान कर देगा तो शायद शाप का असर कम हो जाएगा, और अगर कोई नागमणि हुई भी तो वो मंदिर में चली जाएगी। जैसे ही उसने मंदिर की दान पेटी में जवाहरात डालने की कोशिश की, बीरबल के आदमियों ने, जो सादे कपड़ों में वहां तैनात थे, उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। शेरू के पकड़े जाने की खबर जब कालिया, बच्चू और लंबू तक पहुंची तो उनके होश उड़ गए। उन्हें यकीन हो गया कि शेरू ने ही नागमणि वाला हार रखा था, और अब वो पकड़ा गया है तो वो उनका नाम भी उगल देगा। कालिया ने गुस्से में कहा, उस बेवकूफ शेरू ने सब गुड़ गोबर कर दिया। अब हमें यहां से निकलना होगा। बच्चू बोला, लेकिन सरदार, माल का क्या होगा? माल को यही कहीं छुपा देते हैं। जान बची तो लाखों पाए। एक बार मामला ठंडा हो जाए तो वापस आकर ले जाएंगे। कालिया ने फैसला सुनाया। उन्होंने चोरी का सारा माल एक पुराने वीरान कुएं में फेंक दिया और शहर छोड़कर भागने की तैयारी करने लगे। लेकिन बीरबल उनसे एक कदम आगे थे। शेरू से थोड़ी सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बाकी तीनों के नाम
और उनके भागने की योजना उगल दी थी। बीरबल ने शहर के सभी निकास मार्गों पर अपने सैनिक तैनात कर दिए थे। जैसे ही कालिया, बच्चू और लंबू शहर के दक्षिणी द्वार से निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें सैनिकों ने घेर लिया। थोड़ी सी झड़प के बाद तीनों पकड़ लिए गए। अगले दिन चारों चोरों को जंजीरों में जकड़कर बादशाह अकबर के दरबार में पेश किया गया। उनके साथ चोरी का सारा माल भी बरामद करके लाया गया था, जिसे बीरबल के निर्देश पर कुएं से निकाल लिया गया था। बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न हुए। वाह बीरबल, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। हमें तुम पर गर्व है। बताओ, तुमने इन शातिर चोरों को कैसे पकड़ा? बीरबल ने पूरी कहानी सुनाई। कैसे उन्होंने कुएं के पंख से चोरों की पहचान का अनुमान लगाया, कैसे उन्होंने नागमणि के शापित हार की झूठी अफवाह फैलाई, और कैसे चोरों के मन में डर और अविश्वास पैदा करके उन्हें गलती करने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, वो अपने पीछे कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ता है, और सबसे बड़ा सुराग होता है उसका डर। मैंने बस उनके डर का इस्तेमाल किया। शापित हार की कहानी ने उनके मन में ऐसा भय पैदा किया कि उनका आपसी विश्वास टूट गया, और वे एक एक करके मेरे जाल में फंसते चले गए। कालिया, जो अब तक अकड़ दिखा रहा था, बीरबल की बातें सुनकर सिर झुकाए खड़ा था। उसे अपनी हार पर यकीन नहीं हो रहा था। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्हें कीमती इनामों से सम्मानित किया। कोतवाल मीर कासिम शर्म से पानी पानी हो रहा था। चारों चोरों को उनके अपराधों के लिए कठोर दंड दिया गया। सेठ हीराचंद और अन्य सेठों को उनका चोरी गया माल वापस मिल गया। पूरे आगरा शहर ने चैन की सांस ली और एक बार फिर बीरबल की जय जयकार होने लगी। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि बुद्धि और चतुराई सबसे बड़ा हथियार है, जिसके सामने बड़े से बड़ा अपराधी भी घुटने टेक देता है। कौवे के पंख वाले चोरों का किस्सा आगरा के इतिहास में एक और यादगार कहानी बनकर जुड़ गया, जो बीरबल की असाधारण प्रतिभा का प्रतीक थी।